हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जहां पे हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पार्ट का पहले 4 आर्टिकल हम यहां देख लेंगे। इनमें हम क्या जानेंगे? इनमें हम जानेंगे यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में। ये सर क्या है, क्या पढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ समझा दो। तो अगर आप कहानी थोड़ी रिकॉल करो, यहां पे कहानी वही है कि ये है बड़ा भाई, ये है स्ट्रॉन्ग ब्रदर, बिग ब्रदर, जो हर चीज देखता है, जो हर चीज समझता है। अब ये इस चैप्टर में हम ये जानना है हमें कि जब से हम आजाद हुए, उसके बाद आजाद होने के बाद से लेके अब तक हमारे यहां पे बड़े भाई ने अभी तक कैसे कैसे अपने यहां पे छोटे भाइयों के कमरे को सजाया है। कुल मिला के हम जानेंगे यूनियन यानी इंडिया एज अ होल आज के समय में इसकी टेरिटरी कैसी है, बनी है, कैसे हम यहां तक पहुंच पाए हैं, कितने सारे स्टेट हमारे निकल पाए, और छोटे छोटे भाइयों ने क्या क्या लड़ाई झगड़े करी हैं कि हमें अपना कमरा चाहिए, हमें अपने वाले सारे बेडरूम चाहिए, ये सारे ऐसे सारी लड़ाइयां ऐसी में। तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है। अब इस कहानी को एक बार देखते हैं कि भैया क्या होगा इसमें। हाँ, अगर आपको इसके एमसीक्यूज चाहिए, टेलीग्राम चैनल ऑफ कोर्स यू नो। और इसके अलावा कहानी शुरू करो, जब भी कहानी याद करोगे हम इसमें याद करेंगे प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, जो कि 1947 में ऐसा दिखता था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें आप देखो, यहां पे बंगाल पूरा का पूरा, यहां पाकिस्तान पूरा का पूरा। इसमें आपको दो कलर जो दिख रहे हैं, ये दो कलर इंडिकेट कर रहे हैं क्या? एक तो पिंक है, एक येलो है। तो जो पिंक वाले एरियाज हैं, ये क्या है? पी फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ये अपने आप से ऐसे राजे रजवाड़े थे जो अपना सिंहासन नहीं छोड़ रहे थे, जो अपना अपना जो अपना राजपाट नहीं छोड़ रहे थे। और जो येलो एरियाज हैं, ये हैं ब्रिटिश की टेरिटरीज। मतलब ब्रिटिश ने, आप एक बात याद रखना हमेशा कि 1857 के बाद से, इसके बाद से जब भी आगे गए, नो न्यू एनेक्सेशन, नो न्यू एनेक्सेशन। मतलब उसके पहले 57 के पहले तक आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना आगे तक राजपाट फैला लिया, सब्सिडरी अलायंस कर दी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। लेकिन 57 की जब गदर हो गई, 57 में जब हमने आग लगा दी कि भैया हम नहीं चाहते अंग्रेजों को, तो हमने कहा कि अच्छा, उसके बाद एक समझ में आ गई कि 57 के बाद से जितना जितना आप देख रहे हो येलो एरिया है, जितना आपको दिख रहा है येलो 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 येलो, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो जो कंपनी ने संभाल लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने, उसके बाद से ही इन्होंने कहा जो पिंक वाले एरिया है, भैया हम नहीं आगे आपके यहां जा रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम है। यहां पे भी अगर ये पिंक रीजन है, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया का, तो इनका अपना खुद का राजा था यहां पे, ठीक है। पर वो राजा जो था वो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर था। मतलब जो उस समय ब्रिटेन की सरकार यहां बैठती थी, बंगाल में, कलकत्ता में, बाद में शिफ्ट होकर दिल्ली आ गई थी। हमने बोला था, मतलब हमने समझ लिया था कि भले ही यहां पे राजा बैठता रहे, भले ही राजा के साथ उसका दरबार बैठ रहा है, उसके अपने सब बीरबल बैठ रहे हैं, उसके सब अपने लोग बाग बैठ रहे हैं, लेकिन राजा तभी तक राजा है जब तक ब्रिटेन सरकार एग्री कर रही है। राजा के अगले दिन के राजा का जो महल है, वो अगले दिन उसको छोड़ना पड़ जाएगा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई अंदर। तो अगर हमारी ब्रिटिश सरकार इसमें अंदर आ गई तो इनको राजा को अपना छोड़ना पड़ेगा। दैट मींस राजा गुलाम हो गया है। राजा अब कह रहा भैया मैं कैसे जीऊं, क्या करना है? तो कंपनी ने कहा कि आप हमें पैसा देते रहो, आप हमको मुनाफा दो, इनकम दो, हफ्ता दो, वसूली दो, जो देना है दो, लेकिन आप अपना चलाते रहो, हमें लेना देना नहीं है, हमें हफ्ता चाहिए, हमें पैसा चाहिए। कुल मिला के बात ये हो गई। तो 57 के बाद से आप देखना जितने पिंक टेरिटरीज हैं, ये इनमें अपने राजा बरकरार हो गए, लेकिन जो येलो येलो रीजन है, यहां राजे सब खत्म कर दिए गए। अब कोई राजा नहीं है, यहां पे क्या है? गवर्नर। यहां पे क्या है? एक कोई चीफ कमिश्नर हो सकता है, एक कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ब्रिटिश सरकार का यहां पे लाया हुआ व्यक्ति होगा। इन सारे अपने अपने प्रांतों में, यूपी प्रांत है, बिहार प्रांत है, बंगाल प्रांत है, आसाम प्रांत है, इनके प्रोविंसेस हैं इनके अपने। 57 के बाद से नो न्यू एनेक्सेशन। जो इन्होंने इसके पहले तक हड़प ली जमीनें, वो बस तभी तक ठीक थी, इसके बाद नहीं हुई। ये था स्ट्रक्चर ऐसा इंडिया का। अब आर्टिकल 1 to 4 जब आए हमारे संविधान में, इन्होंने कहा हम ये ऐसे डील करेंगे कि आज का भारत जो है पार्ट 1 में ऐसे चमकना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। इस मैप को याद रखना, ये मैप बार बार काम आएगा, इस मैप को हम बार बार यूटिलाइज करेंगे क्योंकि इससे समझ में आ जाता है। ये मैप है प्री पार्टीशन। अभी इसमें पाकिस्तान भी है, ईस्ट पाकिस्तान भी है, जो आज का बांग्लादेश है। उस समय तक हमारा ये एरिया ही था, यहां से लोग चले जाते थे यहां तक, यहां से लोग यहां आ जाते थे, यहां से लोग यहां चले जाते थे, जो भी खूब होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी, ओके। लेकिन हम आजाद हो गए। हमने कहा अब संविधान है हमारा। संविधान में हमारा पहला आर्टिकल, जब पहले आर्टिकल की जब लड़ाई चल रही थी कि हाँ साहब बताओ इसमें क्या है, संविधान में पहला आर्टिकल क्या कहता है, तो वहां पे संविधान सभा, ऑफकोर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां पे सब तरह के लोग, पढ़े लिखे लॉयर्स भी थे, वहां पे ऐसे लोग भी थे जो एकदम, मतलब जैसे कहते हैं एकदम सुप्रीम, मतलब इंडिया की वो ऐसे पूरे भारत के बारे में, तो दोनों तरह के लोग आ गए। इन्होंने कहा लड़ाई होगी। लड़ाई कैसे होगी? इन्होंने कहा या तो भारत नाम होगा, या हिंदुस्तान नाम होगा, या आर्यव्रत नाम होगा, या इंद्रप्रस्थ नाम होगा, या क्या होगा बताओ, इंडिया नाम होगा। हो गई शुरू। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहीं पे बात शुरू हो गई कि कैसे नाम सोचा जाएगा, क्या करना है। तो अंबेडकर जी ने बोला लो, पहले आर्टिकल में ही लड़ाई हो गई, अब शुरू करो इनकी कहानी। अब यहां पे इन्होंने कहा
मेरा पहला आर्टिकल जो है मेरे संविधान का वो यही कहेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये क्या हुआ सर? इसमें तीन चीजें मालूम पड़ गई। इसमें पहली चीज क्लियर हो गई। पहली बात तो नेम ऑफ द कंट्री के जो कंट्री का नाम है वो क्लियर कर दो इनको, दोनों नाम सही है। इंडिया भी नाम ठीक है, भारत भी नाम ठीक है, कोई इनमें से दोनों नामों में से कोई कम नहीं है। दूसरा, हमारी पॉलिटिक्स कैसी होगी, हमारा पॉलिटी कैसी होगी? हमारा पॉलिटी है यूनियन, एक साथ। यहां फेडरेशन नहीं है, ये यूएस का टर्म आया है। उस समय तक जितने सारे जो सब ऐसे लॉयर्स थे, ये कोई कोई यूएस होके आया है, कोई कोई कहीं होके आया है, तो वो कह रहे थे अरे फेडरेशन भी होता है, फेडरेशन होता है, संघवाद होता है, ये होता है। हमने, अम्बेडकर जी ने कहा अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, मैंने सोचा हुआ है यूनियन तो यूनियन ही रहेगा। अब इन्होंने कहा यूनियन में क्यों, तो इन्होंने कहा मैं बताऊंगा आगे रीजन। तीसरी चीज इसी ने बता दिया, टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि सारे के सारे स्टेट्स हैं और अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। चलो ओके, समझ में आ गई। इन्होंने कहा अब पूछो मुझसे क्वेश्चन। तो हमने कहा क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इंडिया फेडरेशन क्यों नहीं है और इंडिया यूनियन क्यों लिखा हुआ है? तो इन्होंने कहा मेरा जो देश है, कंट्री, एक यूनियन रहेगा, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। कि सर जब फेडरल है तो फेडरल लिख दो, कि नहीं लिखूंगा नहीं। तो इन्होंने कहा रीजन है इसके पीछे। मैं कह रहा हूं कि अगर ये छोटे छोटे स्टेट हैं, ये ऐसे ऐसे, ये यूएस के स्टेट हैं, ये क्या स्टेट है भैया? ये सारे के सारे वो स्टेट हैं जो यूएस में ऐसी 13 कॉलोनियां थी, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, टेक्सास, ये अपना वॉशिंगटन, अपना कोई कैरोलिना, नॉर्थ साउथ, अपने सारे के सारे ऐसे वहां पे 13 कॉलोनियां थी, जिन्होंने कहा कि हम धरती, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सारे के सारे हम जो ऐसे शक्तियां हैं, हम मिलके बना रहे हैं एक सुपरमैन। सुपरमैन कौन है? सुपरमैन होगा जो इस पूरे के ऊपर है, यानी कि वॉशिंगटन डीसी, यूएस की कैपिटल। इनका नाम पड़ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पे स्टेट्स ने अपनी पावर छोड़ के दिया है एक सेंटर को बनाने के लिए। स्टेट्स यहां पे खुल्लम खुल्ला थे, यहां पे स्टेट्स ही अपने सबके सुप्रीम थे। हमने कहा लेकिन ये चीज तो मालिक हमारे यहां तो ऐसी नहीं हुई है। तो हमने कहा इसीलिए हमारे यहां क्या हुआ है, हमारे यहां पे हमने ये देखा, 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 ऐसे ऐसे करके हमारे स्टेट्स थे। हमने कहा लाओ इनको सबको एक धागे में पिरो देते हैं। हमने कहा हम इसको ऐसे ऐसे पिरो रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमने पिरो दिया। ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया एक यूनियन है। हमने सबको बांध के पकड़ के हमने कहा है कोई कहीं से हिलना नहीं चाहिए, कोई कहीं जाना नहीं चाहिए। हमने सारे के सारे स्टेट जो भाग रहे थे इधर यहां पे रहो, यहीं पे रहना है सबके सबों को, कोई कहीं नहीं जाएगा। यहां से हमने तय किया कि हम फेडरलिज्म नहीं है, यहां फेडरलिज्म प्रॉपर है सेंटर, यहां पे यूएस में हमारे यहां आधा फेडरल है, आधा यूनिटरी है, दोनों चीजें हो गई। अब हमने जब देखना शुरू किया कि हमारे यहां जो टर्म यूनियन इसीलिए आ गया क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, जो कि यूएस का था। यूएस का एकदम, अमेरिका में तो सारे स्टेटों ने कहा ठीक है चलो मेरी पावर थोड़ी सी ले लो तुम। मैं अपना टेक्सास, मैं आज तक अपना डिफेंस खुद देखता था, अब से नहीं देखूंगा, सेंटर देखेगा। मैं अपना फ्लोरिडा, मैं अपना इंटरनेशनल रिलेशन खुद देखता था कि मेरे यहां से क्यूबा की फ्लाइट जा रही है, मेरे यहां से क्यूबा के लोग कैसे आएंगे, मैं देखता था, अब से चलो सेंटर देख लेगा। तो इन सब लोगों ने अपनी अपनी पावर छोड़ दी। हमारे यहां इंडिया में स्टेट्स के पास, हमारे यहां स्टेट थोड़े से, हमने कहा इधर रहना, यही रहना, तुम्हारा काम हम बताएंगे। तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा कमरा ऊपर वाली छत पे है, तुम्हारा कमरा नीचे बेसमेंट के पास है, तुम्हारा कमरा हमारे हमारी वाली इसी फ्लोर पे। हमने ऐसे तय किया, तो हमारा नाम पड़ गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि स्टेट्स के पास अब कोई आजादी नहीं रह गई है कि खुद को कल से बोल दो हम चले बाय बाय, नहीं। स्टेट्स तुम यूनियन में हो, कल को कर्नाटका कह दे लाओ मैं तो कन्नड़ लैंग्वेज वाला स्टेट हूं, मेरे तो खाली मैं ही मैं हूं, तो मैं चला यहां से इंडिया से बाहर, नहीं पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो फेडरेशन है इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। कल को कर्नाटका कह दे, कल को कोई और स्टेट कह दे कि टाटा हमारा तो नीचे से हमारा निकल रहा है रास्ता, हम तो जा रहे हैं, कि ना 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 ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, मारेंगे बहुत ज्यादा, अगला दिन नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। पर हमारी टेरिटरी की बात आई थी, तीसरा वाला ये पॉइंट, तो ये तो मेन यही था। तो इन्होंने कहा कि आप देखो, जब मैंने आपको आर्टिकल 1 लिख के दिया, आर्टिकल 1 में सबसे बढ़िया मैंने 3 चीजें आपको दे दी। क्या? इंडिया की जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इंडिया का क्षेत्रफल, क्षेत्र, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, ये कैसे बना है। तो ये बना है सबसे पहले तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स को लेके, जितने सारे स्टेट है, यूपी का इतना एरिया हो गया, एमपी का इतना एरिया हो गया, राजस्थान का इतना हो गया, कर्नाटका, आसाम, मेघालय, सबके इतने हो गए। कुछ सेंटर की अपनी डायरेक्ट ड्यूटीज हो गई, ठीक है। कुछ कभी और ऐसी टेरिटरी हो सकती हैं जो हम एक्वायर कर लें कहीं और से लेके, जैसे मैंने आपको बताया था भूटान के राजा, मान लो मेरे बहुत अच्छे दोस्त निकले, हो सकता है, चलो हो गए तो हो गए। भूटान ने मुझे बोला कि मैं आपको 300 एकड़ जमीन दे रहा हूं, 300 एकड़ जमीन। मैंने कहा बहुत कम है, आधा दो भूटान का। मैंने कहा चलो ठीक है आधा ले लो, तो बहुत अच्छे दोस्तों मेरे। अब 300 एकड़ जमीन में ले आया,
मैं क्या करूंगा, जमीन लेके क्या घर आ जाऊंगा? नहीं, जमीन तो वहीं रहेगी। दैट मीन्स मैंने बोला कि मैं इस जमीन को नाम दे रहा हूं नया। क्या नाम दूंगा मैं? आदित्य लैंड। अब ये मेरी नई जमीन हो गई जिसका कि मैं मालिक हूं। अब ये मैंने बोला, मैं अपने सेंटर के पास आया, दिल्ली के पास, मैंने कहा मालिक ऐसा है, आधा भूटान कह रहा है कि मैं आना चाह रहा हूं आपके साथ। तो बोलेंगे कैसे कि मेरे नाम पे जमीन है, वो मेरी है। तुम्हारी जमीन है इतनी? मैंने कहा हाँ। तो अब एक काम करो, आप इसको एक नया स्टेट बना दो। ये हो सकता है। मतलब हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली इन द फ्यूचर। हम टेरिटरी कैसे एक्वायर करेंगे? हम टेरिटरी, हम क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपने मन के अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। हो सकता है केंद्र सरकार कहते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसा आदित्य लैंड, तो मैं कहूंगा ठीक है नहीं चाहिए तो फिर मैं अपना बना रहा हूं, मैं निकल के जा रहा हूं वहां से, इस इंडिया से बाहर, मैं भूटान का अपना लैंड बना लूंगा। तो कहेंगे चाह तू कर ले, ठीक है। मतलब भूटान ने मुझे दे दिया आधा भूटान, अब मेरे पास है वो भूटान। हम अगर इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट अगर उसको लेना चाहे तो कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, हो सकती है। कैसे होगी? जब ये होगी जैसे हमारे मोर्स रिकॉग्नाइज होते हैं बाय इंटरनेशनल लॉ। कोई जंग फसाद करके नहीं, कोई दंगा करके नहीं, कोई ऐसा नहीं वहां के राजा को जाके मारे आए उसको ले आए, कोई बम मार के नहीं। हम कैसे लेंगे? फॉलोइंग ट्रीटी, दोस्ती करके, मैदान यहीं पे जो बैठ के बात करके, परचेज करके, पैसा दे दिया होगा मान लो। मैंने कहा इतनी इतनी जमीन है, आधा भूटान है, मुझे पैसा दो इस चीज का। क्या दे देंगे, अभी तुम बैठ रहो। हमने कहा ठीक है, गिफ्ट में ही दे दिया कि आदित्य सर आई लव यू, लो सर ले जाओ। तो ले आए। फिर आदित्य सर ने बोला इंडिया आई लव यू, आप इंडिया आप लो, ठीक है, तो दे दिया हमने। लीज या प्लेबिसाइड, या तो लीज पे ले ली जमीन। लीज पे कैसे? 99 साल की लीज पे। तो अब ऐसे एक होती प्लेबिसाइड। हमने आदित्य लैंड के लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारा मन क्या है? आदित्य लैंड के लोगों ने कहा इंडिया, ओनली इंडिया, दूसरी कोई कंट्री नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर आ जाओ। प्लेबिसाइड मतलब हमने लोगों से कंफर्म कर लिया, लोगों से पूछ लिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद भी ऑक्यूपेशन। हम ऑक्यूपेशन कैसे करेंगे? या तो वो अनऑक्यूपाइड टेरिटरी हो, किसी की भी नहीं हो, हम जाके वहां पे झंडा गाड़ दें अपना, ठीक है। अगर वो किसी की भी अगर है, मान लेते हैं, और हमें कॉन्क्वेस्ट करना पड़ा, हमें जीतना पड़ा, तो हम कैसे जीतेंगे? सब्जुगेशन से या इन चीजों से हम जीत सकते हैं, जो सॉरी, हम उन्हीं तरीकों से जीतेंगे जो तरीके मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है। समझे बात को आप? कि हम जाके ये नहीं कि चंगेज खान की तरह निकले हैं, जहां तक झंडा हमारा है वहां तक हमारी जमीन है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? प्रॉपर तरीके से। अगर कभी कोई ऑक्यूपाई नहीं करा उस जमीन को, तो हम उस जमीन को ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि हमें जंग लड़नी पड़ जाए, ये हो ही जाए। क्या पता हमें बलोचिस्तान लेना हो, क्या पता हमें पीओके लेना हो, तो हम ले लें, वो चीज आगे हो सकती है। अब यहां पर एक बात करो, जो मैंने आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया पीछे दिखाया था, ये ऊपर, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं क्यों। ये आप देख रहे हो यहां पे टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, दो वर्ड है ये। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, जैसे मान के चलते हैं, ये वाला जो आपको मैप याद है अभी मैंने दिखाया था, इंडिया और यूएस का। तो अब देखो आप इसमें, मान के चलो अभी इस समय ये इंडिया है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया में मैंने कहा ऐसे मेरे 28-29 स्टेट हैं, ऐसे मान लेते हैं 28-29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो स्टेटों की जमीन हो गई, इतनी इतनी अंदर अंदर की। पर कुछ और जमीनें होंगी, यूटीज होंगी, जो ऐसी ऐसी होंगी, जो ऐसी ऐसी होंगी, कुछ ऐसी ऐसी होंगी, कुछ ऐसी ऐसी होंगी। तो ये सारी की सारी यूटीज हैं। अब ये जो यूटीज हैं, ये सेंटर की यूटीज है, इस पे कोई स्टेट का हक नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मिला के जब इसको पूरा मिला दोगे, स्टेट प्लस यूटीज और प्लस कोई ऐसी और फॉरेन टेरिटरी जो हम कभी ले रहे हो, कभी लेना चाहिए हमें होगा, जब हम बलोचिस्तान लेना होगा, तो हम बलोचिस्तान को भी अपना एक फॉरेन टेरिटरी मान के हम उसको अगर हम एक्वायर करते हैं, तो वो भी हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये हो गया हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब समझो आप, मैंने कहा एक तरफ तो होता है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया क्या चीज हो गई? यूनियन ऑफ इंडिया हो गया ओनली और ओनली सिर्फ हमारे स्टेट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। अब इसमें क्या क्या थे? प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब जहां यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात होती है, वहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी टेरिटरी की बात। यानी कि ये है हमारे वो सारे स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट हैं, जिनकी अपने अपने क्षेत्रफल है। ये बना के क्या दिखाते हैं? यूनियन ऑफ हमारा इंडिया। बस ये फर्क आपको बताना था कि दोनों में ये फर्क है, ठीक है जी, ओके। ऐसे करके हम क्या करेंगे? हम अपनी टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, कोई बाहर की भी, और हमारी पूरी टेरिटरी इंडिया की क्या क्या मिला के हो गई? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हो गए, प्रिंसली स्टेट है जिसमें, और हमारे ब्रिटिश एरिया थे, ठीक है। बाकी हमारी यूटीज हो गई, और अगला हमारा ये हो गया टेरिटरी, जो हम कभी फ्यूचर में आदित्य लैंड जैसी टेरिटरी हम कभी लेंगे। जब हम लेंगे तब लेंगे, उसको देख लेंगे आगे। ये हम समझ में आ गया हमको। अब जितने सारे हमारे स्टेट आ चुके हैं, जितने सारे हमारे स्टेट हमारे ये आगे बनेंगे, जो भी होंगे, उनके नाम पते कहीं ना कहीं लिखने होंगे कि कितने छोटे भाई हैं हमारे, वो सबके सब हमारे आ गए पहले शेड्यूल में। यहां हम बात करते हैं कि कोई भी जो स्टेट है, जितना भी स्टेट है, उसका नाम, उसका गांव, उसका एरिया, तो नेम, एरिया और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम अपना लिख देते हैं कहां पे? कि ये आ गया हमारा पहले शेड्यूल के अंदर,
कितने स्टेट है हमारे, इतने सारे स्टेट हैं, कितने यूटीज हमारी, इतनी सारी हैं। तो ये हमारा बताता है नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट, के कितने ज्यादा वो लंबे चौड़े हैं, ये लिखना पड़ता नहीं तो कह देगा छोटा भाई, कह देगा मेरे वाले कमरे में ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसको हटाओ। तो ये चीज ना हो, हमने पहला का पहला मेंशन कर दिया पहले शेड्यूल में कि भैया हमारे पास ये स्कीम है इस समय। चलो ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा शेड्यूल। अब चले हम आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 कहता है कि देखो पार्लियामेंट हमारे बहुत बड़ी चीज है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट हमारे इतनी बड़ी चीज है कि पार्लियामेंट सब करना चाहे सब कर सकता है। कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, यूनियन टेरिटरीज को और एक्वायर्ड टेरिटरीज को मिक्स कर ले। ये क्या बनाएगा हमारा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जिसका मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया। बस आर्टिकल 2 की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट के पास हम दे रहे हैं पावर। क्या पावर है पार्लियामेंट के पास, कि आप चाहो तो एडमिट कर लो इनटू द यूनियन अ न्यू स्टेट। ये पहुंच जाएगा आदित्य लैंड के पास, ठीक है, आदित्य लैंड ये बन जाएगा कि एक नया स्टेट इन्होंने एक्वायर कर लिया। द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, दोनों चीज की पावर देता है। पहला रेफर करता है टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स जो कि अभी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज क्या बताती है, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स व्हिच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। मतलब कि जब मैं आया आदित्य लैंड लेके, उस समय तक आदित्य लैंड नाम का कोई जगह हो सकती है, ठीक है। आदित्य लैंड को इन्होंने एक नया एक अपना नया स्टेट बना के इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जहां पे पावर है एक नए स्टेट को बोलने के लिए। मतलब कि उन्होंने कहा आदित्य लैंड जैसे हम कोई नाम नहीं रखेंगे, नहीं, तो मैंने कहा मेरे नाम पर रख दो, कुछ भी नाम रख दो इसका। वो कहेंगे हम इसका नाम रख देंगे चलो आदित्यपुर या आदित्य प्रदेश, तो ठीक है। मैंने कहा चलो ऐसा कर लो आप, यानी आदित्य प्रदेश जैसा कभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, आदित्य लैंड था। आदित्य लैंड जो आधा भूटान का हिस्सा था। अब मैंने कहा ये बढ़िया एरिया है, मैं इसको आदित्य लैंड नाम से रखूंगा अपना। भूटान ने कहा रख लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इंडिया की टेरिटरी कहती है, इंडिया का पार्लियामेंट कहता है कि हम ले तो लें, पर हम जब लेंगे जब हम इसको आदित्य लैंड की जगह आदित्य प्रदेश बोलेंगे। मैंने कहा चलो ये मंजूर है, चलो नाम तो आ गया मेरा। तो इसका मतलब है ऐसा कोई नया स्टेट जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं था, नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, हमने उसको उठा के अपने पास रख लिया। हमने कहा आदित्य प्रदेश हमारा हो जाएगा 30वां स्टेट, ठीक है, ये बना लेंगे हम। ये चीज है पहली, जहां पे हम नए स्टेट को ऐसे कैसे उठा के अपने पास ले रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरी चीज है जो हम ऐसे स्टेट को पैदा कर रहे हैं जो कभी था नहीं। आदित्य प्रदेश जैसे नाम से कुछ नहीं था स्टेट, पर आदित्य लैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 3 में दिखती है असल ताकत। यह दिखाता है पार्लियामेंट की पावर कि पार्लियामेंट जो चाहे सो कर दे। मतलब इंडिया का जो सच में जो टर्म कहते हैं ना, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमारे स्टेट्स आपस में इनकी मार काट हो सकती है, चीर फाड़ हो सकती है, लेकिन इंडिया एज अ होल वो बना रहेगा। मतलब क्या है कि हमारा आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है टू रीऑर्गेनाइज सारे के सारे स्टेट्स। वो क्या कर सकती है, कोई भी नया स्टेट का कोई नया नाम पैदा कर दे, कोई उसका किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम साइज छोटा बड़ा कर दे, वो ऑल्टर कर दे सारी बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, वो क्या कर दे, ऑल्टर कर दे द नेम ऑफ द स्टेट ओनली, उस स्टेट का नाम ही बदल दे, उसका मन है। और आर्टिकल 3 बहुत बड़ी ताकत देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 और 3 में दोनों में फर्क है, ये बात समझ के रहना। आर्टिकल 3 कहता है अगर पार्लियामेंट को ऐसा कुछ झटका देना है देश को तो दे, कोई बात नहीं, ले डाउन 2 कंडीशन है बस हमारी, ये बस ये याद रख लो। क्या कंडीशन है, अगर आपको ऐसा कोई कानून बनाना पड़े, मान लो पार्लियामेंट को, अ बिल कॉन्टेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, वो लोकसभा में पार्लियामेंट में तब आ पाएगा जब राष्ट्रपति जी की जो प्रायर रिकमेंडेशन मिल जाए। मतलब ऑलरेडी राष्ट्रपति हमारे देश की हाईएस्ट गद्दी बोल दे कि यार इस वाला बिल जरा लेके आओ, इस बिल पे मुझे चर्चा चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा का मत क्या है इस पे। अब इसके पहले राष्ट्रपति ये अपनी परमिशन दें, अपना रिकमेंडेशन दें। ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति को इस बिल को रेफर करना होगा टू द सेम स्टेट जहां से उस स्टेट के चीरफाड़ होने जा रही है। मतलब कि अगर मान लेते हैं यूपी के 4 टुकड़े होने हैं, यूपी के अगर मान लेते हैं कि इसके बनेंगे 1 2 3 4, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड एरिया, जो भी अपना ऐसे अपने ऐसे का नाम अगर निकालने हैं, ठीक है, ये स्टेट एग्जिस्ट करता है। यूपी आज की तारीख में है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे पॉपुलर स्टेट है जो भी है। अब इसमें यूपी में से अगर 4 स्टेट निकालने हैं तो इसका मतलब पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकता अपने आप से। यूपी कल से नहीं कर सकता, आज से कल से दूसरा यूपी अलग, मेरा यूपी अलग, नहीं, वो पार्लियामेंट ही करेगी। पार्लियामेंट अगर ऐसा करना चाहे तब कर पाएगी जब राष्ट्रपति की मंजूरी पहले से आ जाए, और राष्ट्रपति की मंजूरी तब आएगी जब राष्ट्रपति ऐसे बिल को रेफर करते हैं टू द यूपी की विधानसभा। यूपी की विधानसभा जो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लखनऊ में बैठती है, जहां पे सीएम योगी जी बैठते हैं, जहां पे स्पीकर हमारे बैठते हैं, जहां पे एमएलए हमारे जाके बैठते हैं, तो यूपी की विधानसभा के पास ये बिल जाएगा। राष्ट्रपति बोलेंगे कि ऐसा बिल लाने जा रहे हैं, तुम्हारी मंजूरी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें बस बता रहे इसलिए बताना था। बस यहां पे प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट जो भी हो इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट मना करेगा नहीं साहब हमारा यूपी इतना अच्छा था, बड़ा था, ये था, नहीं सुननी, हटाओ यहां से, तो वो कर सकते हैं। स्टेट की विधानसभा कहती रहे, कुछ भी कहती रहे, मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम
फर्क नहीं पड़ता है। जो हमें लगा मंजूरी, जो हमें लगा सही है, इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, भले यूपी कल को ही अगले दिन रात को उनको लाके दिया कि साहब पढ़ लेना, वो सुबह आके कहते हैं नहीं नहीं साहब रुक जाओ मत करना, हम मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी, पार्लियामेंट की मर्जी है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। जो भी जैसा भी स्टेट आज दिख रहा है कल को ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। जहां यूटी की बात आती है, जो ऑलरेडी जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे अंडमान है, तो इन यूटीज में तो सुनना भी नहीं है। नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर। भले यूटी हो, उसमें यूटी में विधानसभा हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं जानना चाह रहे तुम्हारे व्यू क्या है, ये सेंटर की प्रॉपर्टी है, सेंटर उसको अपने हिसाब से डील करेगा। ठीक बात हो गई। 2 और 3 में फर्क समझ में आया? नहीं आया अभी तक समझ, अभी समझाता हूं। आर्टिकल 2 कहता है कि आप नए स्टेट को भर्ती कैसे कर रहे हो। आप नए स्टेट को या तो एडमिशन दे रहे हो या स्टैब्लिश कर रहे हो। आदित्य लैंड को एडमिशन मिला है और आदित्य प्रदेश को बनाया गया है। समझ में आई बात? आदित्य लैंड बाहर से आया है, जो कि ऑलरेडी एक स्टेट एक एरिया माना जाता था, नेशन स्टेट बन चुका था, पर आदित्य लैंड के लोगों ने कहा आदित्य सर प्लीज हमको इंडिया लेके चलो। मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं। जब हम आदित्य लैंड को आदित्य प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, तब हम नया स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, अभी तक नहीं है, अब बन गए। ये इधर आर्टिकल 3 कहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, हम उनका चीर फाड़ कर सकते हैं। या हम यहां पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, हम उनके साथ कर सकते हैं। आर्टिकल 3 डील्स विद हमारी इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इंटरनल रीएडजस्टमेंट हमारे अंदर की, यूपी में से उत्तराखंड निकालना है निकाल दो, यूपी में से अगर बुंदेलखंड निकालना है निकाल दो, एमपी में छत्तीसगढ़ निकालना है निकाल दो, विदर्भ निकालना है निकाल दो, ये हो सकता है। ये है टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारे स्टेट्स हैं उनके साथ आर्टिकल 3 खेलता है, और आर्टिकल 2 खेलेगा आदित्य लैंड के साथ। मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आदित्य लैंड और आदित्य प्रदेश दोनों में फर्क है। ठीक है, अब ये बात समझना कि ये है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की लैंग्वेज। अब आदित्य प्रदेश जब बन रहा है, यहां पे लोग कहेंगे अरे साहब प्रदेश तो बना लिया, क्या हमको नागरिकता मिलेगी, क्या हमको कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे? मैं बोलूंगा हाँ ठीक गारंटी दे रहा हूं, चलो बनवाता हूं मैं। चलो ठीक है, गारंटी तो मैंने दे दी लोगों को, अगर पार्लियामेंट ने नहीं दी तो गारंटी वो अलग बात है भैया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब पार्लियामेंट जब करने निकलेगी तो काफी सारे काम करेगी। जब पार्लियामेंट को ऐसे कुछ काम बनाने होंगे, हमारे संविधान में चेंजेस करने होंगे आर्टिकल 2-3 के तहत, आर्टिकल 1 में जो हमारे शेड्यूल लिखे हुए हैं सारे के सारे कि कितने स्टेट है, कितने नंबर है, उनके क्या नाम है, क्या कुछ है, अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो संविधान में चेंज माना जाएगा। वो तो संविधान में चेंज हो गया मतलब बहुत कहानी है तो बड़ी हो गई। संविधान तो हमारा ऐसा है कि अरे साहब क्या आहा संविधान। तो अब संविधान में अगर हमें चेंज करना है, आर्टिकल 4 वहीं के वहीं खड़ा होकर कह देता है, पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 4 कहता है अगर तुम्हें आर्टिकल 2 और 3 के तहत कुछ भी चेंज लाना हो ले आओ, वो संविधान में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तुम एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह, जैसे तुम ऑर्डिनरी कानून बनाते हो, पार्लियामेंट जैसे नॉर्मली रोज कानून बनाती है अपनी, जैसे भी बनते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बनता है, आधार एक्ट बनता है, कोई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है, तो ये सारे सारे एक्ट हैं जो नॉर्मल अपने रूटीन प्रोसेस से अपने सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी ये रही। अब सिंपल मेजोरिटी अगर है, दैट मींस कि ये होती है 50%। 50% जितने लोग उस दिन आए हैं ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों चीजें। ठीक है, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग यहां पे लिख दिया मैंने, जो आए हैं उस दिन, ये प्लस है, क्रॉस नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट को हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझ में आती है किसी को तो उसको प्लस लिख देते हैं, प्रेजेंट है कि आयन प्रेजेंट है इसमें। चलो ठीक है, अब 50% जितने लोग, अगर 550 की हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, अगर उसमें से उस दिन मान लेते हैं 300 लोग आए हैं, तो 300 में से 150 ने अगर हाँ कह दी, 151, तो डन, ओके। तो आर्टिकल 4 ने यही बोला कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर आपको कोई चेंज लाना है संविधान में, आप ला सकते हो। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। पार्लियामेंट को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होता है ना, तो उसमें लंबी चौड़ी लड़ाई होती है। 368 के तहत उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, आधे स्टेट का सहयोग चाहिए, ये चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी लाओ, अपने पास कर दो। इन्होंने कहा, खुद ही संविधान ने कहा कि लॉज मेड फॉर द एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आदित्य लैंड, आदित्य प्रदेश, फिर से बोलूंगा यहां पे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक चीज जो बाहर से आई है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक चीज जो कभी थी ही नहीं आदित्य प्रदेश जैसा नाम, उसको बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 2 हो चाहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो, अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड कोई ऐसे अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये याद रखना, आर्टिकल 368 इकलौता आर्टिकल है, ओनली आर्टिकल है जो अपने ओनली आर्टिकल इन अ सेपरेट पार्ट। ये आर्टिकल इतना भयंकर है कि इसको अपना खुद का एक पार्ट मिला हुआ है। पार्ट नंबर अगर पता हो प्लीज कमेंट आंसर बताना, कौन सा पार्ट है ये जिसमें आर्टिकल 368 आता है। अब आर्टिकल 368 के तहत अगर अमेंडमेंट लाना होता है तो बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती है संविधान में, कुछ ना कुछ नया, कुछ भी। लेकिन हमारे यहां पे
आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर आपको कुछ मेहनत करनी है आप आराम से कर सकते हो, पास बाय सिंपल मेजोरिटी। दैट मींस कितने भी लोग जो उस दिन आए लोकसभा में, जैसे आप ऑर्डर अपने कानून बनाते हो ऐसे कैसे आर्टिकल 2 और 3 के तहत आप अपने नए अमेंडमेंट ला सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई स्टेट कुछ नहीं कह सकता चाहे कितना भी कहता रहे। अब जब आप स्टेट अपना ले रहे हो और छोड़ना पड़ा तो वहां क्वेश्चन क्या होगा, ये पावर आ गई, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आया कब, जब वेस्ट बंगाल अड़ के चला गया सुप्रीम कोर्ट। वेस्ट बंगाल ने कहा कि मालिक कैसे हो रहा है, ये कैसे हो क्या रहा है, पार्लियामेंट जो चाहे कर दे रही है अपने आप से, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हो ये है आज के बांग्लादेश का मैप, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, अब ये जब ईस्ट पाकिस्तान था इसमें कई सारे ऐसे एंक्लाव्स थे। एंक्लाव्स आपको समझ में आते होंगे, कुछ ना कुछ नहीं आते तो मैं बता रहा हूं। ऐसे होता है, एंक्लाव माने क्या होता है, कुछ ऐसे सर्टेन रीजन बन जाते हैं जो दूसरे की टेरिटरी में हो जाते हैं। जैसे मान लो ये है, अब इसके अंदर एक रीजन है ये, ठीक है, अब इसके अंदर भी एक और रीजन है ये। मतलब क्या हो गया, ये इंडिया की टेरिटरी है जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी है, जिसके अंदर इंडिया की टेरिटरी है। ये ऐसा है हमारा देश, कभी ऐसा भी रहा था हमारे यहां पे। अभी हो भी कहानी क्यों रही है, क्योंकि जब आप पुराने जमाने में जाओ जहां पे राजे रजवाड़े होते थे, राजे एकदम अपने गांव वहां पूरा उनका सूबा होता था, अपना उनका प्रांत होता था, प्रोविंस होता था, उनका साम्राज्य है, सब कुछ है, मुर्शिदाबाद बना हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। तो ऐसे में राजा लोग अपने हीरो आदमी है, राजा लोग क्या करते थे, अपने राजाओं दूसरे राजाओं के साथ जंग करते थे, कभी लड़ाई खेलने जाते थे, कभी कोई गेम खेलने जाते थे, कॉम्पिटिशन हो रहा है, चेस चल रही है, ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, राजा लोगों ने बैठ के कहा कि तुम राजा कूच बिहार के हो, हम राजा यहाँ के हैं, एक काम करते हैं चौपड़ खेलते हैं, आओ चलो चेस खेलते हैं। तो राजा ने कहा चलो खेलते हैं, चलो आ जाओ। तो अब एक गेम हुआ, एक गेम में राजा जीत गया। राजा बोला जो हार गया उसने कहा दोबारा खेलो, मैं जीतूंगा इस बार। तो उसने कहा चलो जीत जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे, मुझे गांव दो अपना। तो इन्होंने कहा गांव दे दें, कि हाँ गांव दे दो हमको। तो अब इन्होंने क्या किया, अब ऐसे कुछ कुछ बाउंड्री पे ऐसे कुछ कुछ गांव होते रहे होंगे, ये गांव ये गांव ये गांव ये गांव ये गांव ये गांव, ऐसे ऐसे कुछ जो लाल नीले दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे यहाँ पे ये ऐसे गांव हो गए जो दूसरे के अंदर चले गए। भले ही मेरे एरिया का, भले ही मेरा घर है, मैंने अपने घर में से एक कमरा मान लो दे दिया हारने की वजह से। अब मेरे घर में वो आदमी आता है, ऊपर चढ़ के आता है घर के अंदर, उस कमरे में सामान रखता है और चले जाता है वापस जब उसका मन करता है। पूरा घर उसका नहीं है, बस वो कमरा उसका है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, ये एडवर्स पोजीशन हो गया, मेरी टेंशन हो गई मेरे दिमाग में कि अब मैं कैसे जीतूं इसे। तो मैंने कहा दोबारा गेम खेलते हैं। फिर मैं दोबारा जीता, मैंने कहा उस गांव के अंदर वाला एरिया मुझे दे दो, कि अच्छा ठीक है चलो ये भी हो सकता है। तो हमारे बन गए एंक्लाव के अंदर एंक्लाव, ऐसे करके हमारा टेंशन फंस गई। अब ये टेंशन कब तक फंसी रही, जब तक हम आजाद नहीं हुए। क्या हुआ, हम जब ब्रिटिश छोड़ के गए, ब्रिटिश ने कहा ये तो तुम्हारी मुसीबत है, तुम झेलो, हम तो चले यहां से। तो इन्होंने उस समय ब्रिटिश सरकार ने हमको दे दिया था रैडक्लिफ अवार्ड्स। रैडक्लिफ एक साहब थे जिन्होंने बाउंड्री खींची थी कि कैसे कैसे इंडिया और पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन होगा, कैसे हमारी बाउंड्री बनेगी। अब ये क्वेश्चन आ गया कि यार ये एडवर्स पोजीशन वाला मामला सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व। तो पार्लियामेंट ने कहा एक काम करते हैं, थोड़ी ये जो अंदर की जो हमारे यहाँ हिस्सा है ये हम रख लेते हैं, तुम तुम्हारे यहाँ का हिस्सा जो उधर का है तुम अपना देख लो, और इतना एरिया हम तुम्हें दे भी रहे हैं, ले जाओ इसको। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल जो हमारा इंडिया का स्टेट था बोला अबे तुम लोग डील कर रहे हो इंडिया और पाकिस्तान, जमीन तो मेरी जा रही है, जमीन यहां तो मैं हूं वेस्ट बंगाल, अगर ये एरिया जा रहा है तो मेरा एरिया है, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। तुम लोग डील कर रहे हो कमरे, जो मेरे कमरे के लिए मेरा कमरा है भाई, वो मेरी कौन बात सुनेगा। तो यहां पे वेस्ट बंगाल चला गया सुप्रीम कोर्ट कि ओ भैया मेरी कौन बात सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले तुम चुप रहो, हम सुन रहे बात। अब यहां पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा है, पार्लियामेंट कर सकती है, पावर देखो पार्लियामेंट पावर तो है। पार्लियामेंट की पावर क्या है, टू डिमिनिश द एरिया। ठीक है, वेस्ट बंगाल का एरिया छोटा करने की पावर है, जो संविधान में लिखी है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप एरिया छोटा कर रहे हो, पर अभी तक पार्लियामेंट ने कभी ये मेंशन, कब अभी संविधान ने ये मेंशन नहीं किया है कि आप सेसीड कर रहे हो इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी। ये थोड़ी लिखा है संविधान में। तुमने एरिया छोटा करने की बात करी है, तुम ऐसे एक काम कर सकते थे, वेस्ट बंगाल का एरिया उठा के अपने यूटी में बदल लेते, अपने यूटी में जो पार्लियामेंट के पास रहता, इंडिया के एरिया में रहता, तुमने उठा के उसको सेसीड करके देना है दूसरे को। ये चीज नहीं मेंशन है। इसके लिए यहां पे अगर इंडियन टेरिटरी को अगर देना होगा दूसरे एरिया को, फॉरेन स्टेट को, तब क्या करेगा, तब क्या आएगा, तब अमेंडमेंट आएगा जो कि अंडर आर्टिकल 368 कहलाता है। ये बड़ा अमेंडमेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तुम समझ लो कहानी। हम क्यों बता रहे हैं बात, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी लैंग्वेज में, संविधान की हमारी लैंग्वेज में ये लिखा है कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट जो चाहे सो कर दे। अब जब पार्लियामेंट के पास, अब जब पार्लियामेंट का ऑप्शन क्या बचा, पार्लियामेंट का अच्छा मतलब आर्टिकल ये लाना पड़ेगा अमेंडमेंट, क्या लाना पड़ेगा, तुरंत लेता है, अभी लेके आते हैं। लो 1960 में 9 सीएए ले आए। वो 9 सीएए ने क्या किया, आगे जाके इनैक्ट कर दिया कि हम अपना ट्रांसफर दे रहे हैं भैया पाकिस्तान को, ये टेरिटरी दे रहे हैं फाइनली। अगर ऐसे नहीं लिख सकते, अगर लिखा नहीं है तो उसको लिख लेते हैं वापस से चेंज करके, संविधान में लिख दिया अमेंडमेंट लाके। अब ये हो सकता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने 1916 में बोला कि देखो भैया अगर सेटलमेंट होना है ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अ फॉरेन कंट्री, तब
ये रिक्वायर नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि अब आ चुका है संविधान में, अब लिख दिया गया है कि सेसीड कर सकता है इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक अच्छे उससे मतलब गुडविल से या इंटरनेशनल लॉ के तहत ही कर पाएगा। तो ऐसे हमने बांग्लादेश का ये एरिया देख रहे हो, लाल पीले लाल पीले लाल पीले, ये ऐसी उलझ थी ना, ऐसी टेंशन थी, इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था कि होम मिनिस्ट्री हमारी, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, हमारा बांग्लादेश की हमारी जो हमारे जो होम डिपार्टमेंट है, सबके सब दुखी रहते थे कि अरे भगवान कितने लोग कहां से कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये वेस्ट बंगाल है, इधर से इधर तक, ये ऊपर ऊपर जा रहा है वेस्ट बंगाल, ये है हमारा जलपाईगुड़ी एरिया, ठीक है, ये बंगाल का एरिया है, ये हमारा बांग्लादेश ऊपर के ऊपर ऐसे जा रहा है। अब देखो बांग्लादेश के अंदर ये जो एरिया दिख रहा है आपको इधर का, ये हमारा है उनकी बाउंड्री में, और हमारी बाउंड्री में ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये उनका एरिया है हमारे घर के अंदर। ये कैसे अलाउड है? ये चीज, ये पॉसिबल, ये चीज हमको सॉल्व करनी थी। तो 100 CAA जो आया था 2015 में, मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा इसको सॉल्व करो, ये बहुत हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व होगा? ये इसलिए सॉल्व हुआ, हमें ये करना था कि एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश। तुम ये अपना ले जाओ, हमें अपना दे दो, इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट जो पहले हो रखे थे एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आज का नहीं है, ये पुराना चल रहा था। ये कब से चला है आप यकीन मानो, ये चला है पहले जो हमने देखा रैडक्लिफ अवार्ड आए थे, जो भाई जिससे बाउंड्री खींची, फिर हमारे आए बैगे अवार्ड, एक और साहब आए बैगे अवार्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद बैगे अवार्ड भी आ गए, लेकिन नहीं हो रहा मामला सॉल्व। फिर हुआ क्या? नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ। तब उसमें वेस्ट बंगाल बोला कि तुम इंडिया और पाकिस्तान मिलकर डिसाइड कर रहे हो मेरी जमीन का फैसला, मुझसे नहीं पूछोगे? हमने कहा तुमसे पूछा कब? कि अरे जमीन तो मेरी है, कि नहीं पूछ रहे। तो ऐसे में क्या हुआ, नेहरू नून अग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन ये भी मामला ज्यादा आगे नहीं चल पाया। बहुत सारे अकॉर्ड, बहुत सारी चीजें साइन हुई, हमने कई बार अमेंडमेंट किया, मॉडिफाई किया संविधान को। हमने कुछ ऐसे, आप देखो बांग्लादेश के अराउंड जो एरियाज हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं आपको दिखेंगे, आसाम है उसमें, कई आप देखो आसाम में आज की तारीख में कितने सारे बांग्लादेशी हैं, और आसाम के लोग परेशान कब से हैं कि भैया हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है, झेलते तो हम हैं। आसामीज का जो लोकल कल्चर है, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी में ना आ जाए, इसलिए वो लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं साहब हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, और बांग्लादेश यहाँ पे ये कैसे हो रहा है? तो अब क्या हो रहा था, हमने ऐसे 4 स्टेट जो जूझ रहे थे समस्या से, हमने कहा कौन कौन से स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा। इन चारों स्टेटों के कुछ ना कुछ इनके अपने एरिया चेंज होंगे, इनके जो इनका फर्स्ट शेड्यूल में जो इनका एरिया लिखा हुआ है, जो इनका टेरिटरी लिखी हुई है, हम उसको चेंज करेंगे, तब जाके हम 100वां अमेंडमेंट ये ला पाएंगे, ठीक है। कितना एकड़ जमीनें थी? डिस्क्रिप्शन, इंडियन एन्क्लाव इन बांग्लादेश कितने हैं, बांग्लादेश के अंदर हमारी कितनी जमीन है? 17,160 एकड़ हमारी जमीन है उनके यहां पे, और 51 बांग्लादेश के एन्क्लाव है जो इंडिया में है, वो है कितने? 7,100 एकड़ के आसपास। तो हमने कहा अब जो इंडिया में एरिया है वो हम ले रहे हैं, जो तुम्हारा एरिया तुम ले जाओ, जाओ यहां से, चलो हटो, और नहीं चाहिए तुम्हारे, रख लो अपने पास। और अगर लोग चाहिए, लोगों को इधर उधर आना है, एक बार उनसे पूछ लेंगे क्या होना है। अब आप देखो हमारे स्टेट कैसे कैसे पैदा हुए हैं, कैसे कैसे निकले हैं। तो जब इंडिपेंडेंस हो रही थी उस समय हमारे यहाँ क्या थे? राजे रजवाड़े, ये अपना पहन के, सुपर कोट अपना पहन के एकदम हीरो बन के खड़े हुए हैं, और खुद हमारे ब्रिटेन के हमारे प्रोविंस, वही वाला मैप, उसी मैप पे आ जाओ वापस से। तो ऐसे में आप देखो जब हम आजाद हुए थे तब हमारे पास थे 4 तरह के क्लासिफिकेशन। कैसे हुए अभी बताता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब इंडिपेंडेंस हुए थे हम, तो हमारे पास उस समय पे पॉलिटिकल यूनिट्स के तौर पे हमारे पास सिटी स्टेट्स भी थे, ब्रिटिश प्रोविंस भी थे। ये तो पीले वाले एरिया थे अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन की क्राउन उसको हमारा संभालता था, वाइस रॉय का हुक्म चलता था उस जगह पे, ठीक है जी, ओके। और प्रिंसली स्टेट्स, मान लो कोई भी प्रिंसली स्टेट हो गया, हमारा अजमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, हैदराबाद हो गया, प्रिंसली स्टेट है अपना, राजे बैठे हुए निजाम नवाब सारे के सारे, तो अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस, जो भी आगे प्रिंस है, राजकुमार हैं, जो भी हैं, हीरो आदमी, बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मानना पड़ेगा अंग्रेज को ही कि अंग्रेज अंग्रेज है, बाकी तुम सब छोटे हो। इन्होंने कहा तुम जी लो, तुम रख लो अपना महल रख लो, तुम अपना किला बना लो, ठीक है, अपना दरबार बना लो, लेकिन 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 याद रखना, अपुन इज द बॉस, हम बॉस हैं। ब्रिटेन के क्राउन को तुम्हें पैरामाउंट मानना पड़ेगा कि हम भले राजे हैं, लेकिन हम उतने बड़े राजा नहीं है जितना बड़ा वाइस रॉय है, बस ये बात जान लो। अब ऐसे मान लो जब इंडिया आजाद हुआ, 550 से ज्यादा हमारे प्रिंसली स्टेट्स, और उनमें से 3 हमारे अड़ गए, 3 फंस गए। तो कईयों ने तो 549 ने तो आराम से थोड़ा एक आध चाटा खा के मान गए सबके सब कि हम आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, मारना मत। लेकिन 3 थे, इन्हें चढ़ी थी उस समय खुमारी, इन्हें लग रहा था कि लाओ चले ही जाएं, तो हैदराबाद खड़ा हो गए। एक निजाम कह रहा है कि मैं चला पाकिस्तान, जो इंडिया से घिरा हुआ है, अब वो कह रहा है मैं बाय 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 टाटा। ये कह रहे हैं जूनागढ़ के जो राजा थे, नवाब थे, कि ए भैया
ये हमारा इलाका है और हम जा रहे हैं पाकिस्तान में। कहां है ये राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर, कश्मीर ने भी कहा मैं किसी की नहीं सुन रहा, मुझे नहीं मालूम, मैं ना इधर जा रहा हूं ना उधर जा रहा हूं। अब ये प्रॉब्लम आई क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने जब आजाद हुए थे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यही था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उन्होंने सबको दे दिया था ऑप्शन, जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे 1947 में, कि जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इनको, आपके पास ऑप्शन है, क्या चाहते हो आप, या तो आप इंडिया में जाओगे या आप पाकिस्तान में जाओगे या आप अपना अलग से इंडिपेंडेंट रहोगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको एक सेपरेट एग्रीमेंट करना पड़ेगा ब्रिटेन की सरकार से। सेपरेट अग्रीमेंट, ये समझो आप, ये मैं क्या कह रहा हूं, सेपरेट अग्रीमेंट, यानी ब्रिटेन की सरकार जब पावर का ट्रांसफर दे रही है इंडिया को और पाकिस्तान को, और अगर कोई प्रिंसली स्टेट है जो कह रहा है कि भैया मैं नहीं जा रहा ना इंडिया ना पाकिस्तान, तो ब्रिटेन सरकार कहेगी तू फिर तू जाएगा कहां पे, तो वो बोलेगा, राजा बोलेगा मेरा मन मैं जाऊं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओगे, हमसे पावर ट्रांसफर तुम ले रहे हो, लिख के दो कि तुम किसके साथ जाओगे, कौन तुम्हारा रूलर है, कौन तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी चलाएगा, कौन तुम्हारे यहाँ ये सब, कौन पावर किसके पास जा रही है। ऐसा नहीं हो कि अराजक तत्व आ जाए उसमें सारे के सारे, पूरी अराजकता ही फैल जाए, नहीं। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हैदराबाद बोला मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, ये बोले मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, इन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और ब्रिटेन से मैं अलग से बात करूंगा बाद में, ना इंडिया से ना पाकिस्तान से। हमने कहा अच्छा, तो हैदराबाद को तो हमने कहा पुलिस एक्शन, तुम तो ऐसा नहीं मानोगे, तुम तो गाली और गोली दोनों खाओगे, पुलिस एक्शन हो गया इनके साथ, ठीक है। और जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ के साथ हमने क्या किया, हमने बोला इनको कि हम जनता से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, जनता डिसाइड करेगी। जनता ने कहा हिंदू पॉपुलेशन हम यहीं के हैं, हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान, कि ठीक है तुम यहीं के हो, राजा बेटा तुम निकलो चलो। और राजा ऐसे हो गए थे, राजा छोड़ के भागे हैं, अपना पूरा राजपाट छोड़ के, अपनी रानियां छोड़ गए राजा, जूनागढ़ के राजा, और अपना कुत्ता लेके भाग गए। इनके कुत्ते थे 2-3-4 कुत्ते, बड़े इनके फेवरेट थे इनके, तो अपने डॉग्स को लेके प्लेन में रख के चले गए ये, और अपनी रानियां छोड़ गए ये। चलो ऐसे भी लोग थे हमारे नवाब आदमी ना, जूनागढ़ के आदमी, चलो ठीक है। अब कश्मीर, कश्मीर में अलग प्रॉब्लम चल रही है। कश्मीर कह रहा है ना तो मैं इनका ना मैं इनका, और जो दोनों मुझे मार रहे हैं। इसका मतलब है ये पाकिस्तान जो है ये कह रहा है मैं अटैक करूंगा, और इंडिया कह रहा है मैं जब तक नहीं बचाऊंगा जब तक कि तुम मेरे से साइन नहीं करोगे। यानी कि इनके साथ हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनसे हमने कहा लिख के दो पहले, सही बात है, तब आएंगे, नहीं तो तुम्हें बचाएंगे नहीं, और ये पाकिस्तान तुम्हें पीटेगा, और अगर हम नहीं बचा रहे तो हम तब तक नहीं आएंगे तुम्हारे कश्मीर में जब तक तुम लिख के नहीं दे रहे हो, ठीक है जी। ऐसे करके हमारे सारे के सारे प्रिंसली स्टेट हमसे जुड़े। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जो स्टेट्स थे, तो पार्ट ए ऐसे करके स्टेट बना, फिर पार्ट बी ऐसा स्टेट बना, फिर पार्ट सी बना, ये पार्ट है, फिर पार्ट डी बना। अब ये क्या है सर, जब आजाद हुए थे, जो आपने जो पीला और पिंक जो आपने मैप देखा है उसी हिसाब से समझते हैं। ये है पार्ट ए में सारे येलो, येलो मतलब क्या है कि इसमें है सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जैसे कि हमारे सारे, अब उसमें कौन कौन से हैं, उसमें कई सारे हैं, बंगाल है, उसमें बिहार है, उसमें बॉम्बे है, सारे के सारे, बिहार हो गया, उसमें बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, जिसमें कि क्या है, गवर्नर्स बैठते हैं, गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। अब हम चले आगे, पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है हमारे पिंक वाले रीजन्स, ठीक है, पिंक, इसमें होते हैं हमारे प्रिंसली स्टेट्स। ये वो सारे राजे रजवाड़े थे जिनके यहां अपने राजा तो थे, रूलर तो था, प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। भले ही हैदराबाद का राजा है, पर हैदराबाद के राजा के पास अपना खुद का विधानसभा भी थी, प्रिंसली प्रोविंस भी थी, प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर कह लो आप इसको, मतलब प्रिंसली स्टेट तो है, राजा तो है वहां पे, लेकिन वहां के राजा के साथ उसकी अपनी छोटी सी विधानसभा भी है। तो हमने इसमें क्या क्या लिखे, जैसे इसमें हैदराबाद आ गया, ठीक है, जैसे इसमें अपना जम्मू एंड कश्मीर आ गया, जैसे इसमें अपना कोई प्रिंसली स्टेट, जैसे हमारे सारे के सारे थे हमारे। अब आपको मैप दिखाऊं यहाँ पे, याद आ रहा है दोबारा से, ये वाला स्टेट जिसमें पिंक वाला हो गया, राजपूताना स्टेट हो गया, बलोच प्रोविंस हो गया हमारा, ये तो अब तो हमारा नहीं रहा, कभी होगा आगे। तो इसके बाद हमारा मैसूर स्टेट हो गया, इसकी अपनी प्रोविंस है, तो ये अपना प्रोविंस, इसमें राजा भी बैठता है, और राजा के साथ साथ इसकी अपनी छोटी सी इसकी अपनी विधानसभा भी है। एक बीच में देखो छोटा सा रामपुर बैठा हुआ है, पूरे ब्रिटिश प्रोविंस के, पूरे यूपी के बीच में रामपुर का अपना राजा बैठा है। चलो ठीक है, वो भी बैठे रहने दो उस बेचारे को, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, देख लेंगे कब तक चलेगा। जो पार्ट सी है, यहां पार्ट सी में इसमें आते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ये क्या हुआ सर, ये ऐसा रीजन हो गया जो कि मतलब किसी और इतना बड़ा नहीं है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस छोटा सा रीजन है। इस छोटे से रीजन में जैसे दिल्ली हो गया,
दिल्ली उस समय दिल्ली हो गया, कूच बिहार हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसे, ये सारे के सारे हमारे ऐसे जगह थी जिनको कि हमने बोला कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जमीन तो नहीं है कि तुम्हारे को हम पूरा का पूरा गवर्नर एक बिठा के दें, तो एक छोटे से एक ऑफिसर से हमारा काम हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गए पार्ट सी। पार्ट डी में हमारा इकलौता एक ही बचा, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आई बात समझ में? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट्स, बस। और ये हमारा अंडमान निकोबार अलग से हमारा पार्ट डी में इकलौता। चलो ऐसे बन गए हमारे। अब ये जब बने आगे लड़ाई शुरू कैसे, जब आजाद हो गए तो अब तो ये होगा ना कि अब तो हमारी चलनी है। अब साउथ में डिमांड शुरू हो गई, साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली, कि मुझे मेरे स्टेट मुझे दो, मेरा स्टेट चाहिए मुझे मेरा। हम सबसे पहले लड़ाई हमने देखी है 1948 में, आजाद हुए हैं, अभी संविधान लागू नहीं हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है। इंटरिम गवर्नमेंट के सबसे बड़े लीडर कौन थे भैया, बताना जरा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो रहा है इस देश में, अभी संविधान लिख लूं कि पहले यही काम संभालूं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते, पहले हमें हमारा स्टेट बना के दे दो, तो जानेंगे हम। ठीक है भैया, क्या चाहिए तुम्हें? इन्होंने कहा हमें अपनी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, अपनी भाषाई रीजन पे हमारा हमें अपना रीजन चाहिए, हमें अपना स्टेट चाहिए। ठीक है साहब। तो डॉक्टर एस के दर्जी को बोला कि ये डॉक्टर साहब, ये हैं डॉक्टर साहब, तो इनको बोला एस के दर्जी प्लीज आप एक काम करो, आप लिंग्विस्टिक कमीशन बना लो, आप एक कमीशन बनाओ। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया, इनको दिया पकड़ाया कि ये देखो क्या फीजिबल है, इनकी जो मांगे हैं, ये आंध्रा वांद्रा सब अब शुरू हो गए इनके बवाल, तो अब कैसे करेंगे हम? इन्होंने कहा, इस कमीशन ने कहा, इन्होंने जून से लेके दिसंबर, इन्होंने 6 महीने लिए 1948। ठीक है, इन्होंने कहा कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली रादर देन लिंग्विस्टिक फेवर। कुछ नहीं, किसी की भाषा के तौर कल को खड़े हो जाएंगे, नहीं हमारा पानी भी अलग है, हमें अलग करो। कल को कह देंगे नहीं हम तो साहब गोरे हैं, हमें अलग करो, ये नहीं होगी। अगर आपको प्रशासनिक तौर पर अगर उससे सहूलियत हो तो अलग कर दो आप, ठीक है, उसके अलावा नहीं। अब इन्होंने कहा अरे यार ये तो आपसे मांगा था और आपने इतने में सीधा मना कर दिया, बात भी नहीं सुनी हमारी। 6 महीने में आपने एकदम जीरो टाटा, कुछ नहीं बोला हमसे। अब यहां पे इन्होंने कई ज्यादा रिजेंटमेंट देखा, मतलब कि साउथ में अलग सी बवाल शुरू। उन्होंने कहा अब ना मान रहे हम, एक तुमसे बनाया, तुमसे मांगा कमीशन, और जून से दिसंबर हो गया तुम्हारा, तुमने बिल्कुल ही हमें मांगा, तुमने मना कर दिया। उसी समय दिसंबर में जैसी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट किसी को पसंद नहीं आई, खुद लोगों को पसंद नहीं है। सरकार ने कहा मालिक ऐसे कौन सॉल्व करता है, धीमे बोलो। तो इन्होंने कहा अब नहीं। अब दोबारा से एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी आई, पहले कमीशन था फिर कमेटी आ गई। इस कमेटी में कौन कौन थे? कांग्रेस के अपने अपने पार्टी के लीडर थे जो दिसंबर में बने थे, और ये पार्टी के लीडर बड़े वाले थे, जेवीपी। ये देखते हैं अभी क्या हुआ। इन्होंने कहा कि साहब अब तीनों हम बड़े लोग, हमारी तो बात मानोगे, हम हैं जवाहरलाल नेहरू जी, हम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमें पत्ताभी सीतारमैया जी, हम तीनों के तीनों, हम बड़े हैं ना, हम संविधान सभा के मेंबर हैं, हमारी बात सुन लोगे कि हाँ बताओ क्या है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट? तो अब दिसंबर में एक कमेटी दोबारा आती है, यही है वो कमेटी जो एस के दर्जी के बाद नहीं मानी गई, जेवीपी कमेटी आई। जेवीपी कमेटी आ गई, इन्होंने कहा हम थोड़ा समय दो, हम अगले साल, इन्होंने भी 4-6 महीने लिए। अप्रैल में 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और इस रिपोर्ट ने पूरी तौर पर मना कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। अगर आपको लैंग्वेज एक आपको कारण बनाना है स्टेट को तोड़ने का, तो नहीं बनेगा, साफ बात है। अभी आज लैंग्वेज बोल रहे हो, कल को कुछ और मांगोगे तो फिर क्या करेंगे उसमें? अब इसमें इन्होंने बोला कि संविधान जैसा आज है अभी हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारा समय आएगा तुमको देख लेंगे, पहले संविधान बनने दो। संविधान में उस समय जब बना था उसमें 4 तरह के पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें हमारे स्टेट लिखे हुए थे। पहले पार्ट में कौन से? कमेंट। दूसरे पार्ट में कौन से? कमेंट। तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में कमेंट। बताओ क्या आंसर है इनका? अभी पीछे हमने पढ़ा है टेबल में, ठीक है, आगे बढ़ो। अब इन्होंने कहा, जब जेवीपी कमेटी ने कहा कि कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई कुछ नहीं होने वाला, स्टेट ही बनेगा, आंध्रा स्टेट ऑन रिबेलियन। आंध्रा स्टेट ने कहा अब बटा बोल के दिखाओ हमसे। अब आंध्रा स्टेट एंड हमारे पोटी श्रीरामुलु जी, तो आप इनको देखो, ये इनकी तस्वीर है, और ये बहुत बड़े मतलब गांधी जी के भक्त थे। तो गांधी जी खुद ही कहते थे कि अगर मुझे पोटी जी जैसे, अगर मुझे 10 लोग मिल जाएं, 10 लोग, तो मैं अंग्रेजों को आज रात तक बाहर निकाल दूं। मेरे ये बहुत अच्छे मतलब बहुत बड़े गांधीयन फॉलोअर थे, बड़े आदमी थे ये। तो अब क्या हुआ, ये बैठ गए धरने पे, इन्होंने कहा मैं कर रहा हूं भूख हड़ताल। 56 दिन तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक अपनी बरकरार रखी, और इन्होंने कहा मुझे मेरा आंध्रा स्टेट चाहिए बस। अब भैया जब इनकी डेथ हुई फिर तो प्रॉब्लम हो गई। फिर अक्टूबर 19, अब ये अपना 53, सरकार परेशान हो गई। सरकार ने कहा पहला चुनाव हुआ है, अभी जीत के आए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उससे पहले देखो आंध्रा को क्या हो गया। तो पहली बार में ही इनकी डेथ के बाद, क्योंकि और बवाल ना हो जाए, इन्होंने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया। कैसा बना दिया?
आंध्र स्टेट बना दिया, जो कि तेलुगु स्पीकिंग लोग थे इसमें। और इन्होंने कहा जितना भी मद्रास में से जो आपको ऊपर पीला वाला एरिया याद आ रहा है, ये देखो, ये है मद्रास स्टेट, पीला वाला, ठीक है, ये मद्रास स्टेट। अब इसमें जितने भी तेलुगु लोग हैं यहां जो बैठते हैं, और हैदराबाद का एरिया ले लिया, ऐसे करके इन्होंने बना दिया। अब ये बन गया हमारा पहला आंध्र स्टेट, जो कि भाषा के आधार पर तैयार हुआ था, ठीक है। इन्होंने हैदराबाद का एरिया लिया, इन्होंने फिर उसको मद्रास स्टेट से जोड़ दिया, जो मद्रास के जो लोग यहाँ पे अपना तेलुगु बोलते थे, ठीक है जी, ओके, आंध्र बन गया। अब जब आंध्र बना, फिर कोई चुप होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आंध्र बना, अलग से डिमांडें शुरू हुई कि हमारा स्टेट कब आएगा भैया, हमें कब मिलेगा भैया, हमें चाहिए भैया। तो अब सब लोग बोलने लग गए। फिर इसके बाद बनाया भैया 3 मेंबर का स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? जस्टिस फजल अली जी ने। ये बहुत सीनियर जज थे, इनको बोला गया मलिक अब आपके हाथ में, आप जानो, बता दो क्या करना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे समय देना थोड़ा सा, मैं सोच के बताऊंगा। कि ठीक है भैया, चलो आप सोच लो, अच्छे से सोच लो आप। इन्होंने 2 साल लिए आराम से, और इनके साथ थे जो 2 लोग और थे, वो थे कौन? के.एम. पानीकर जी और एच.एन. कुंजरू जी। ये दोनों के दोनों थे। इस कमीशन ने बोला अब प्रॉब्लम होगी, मुझे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मान लेंगे, ठीक है, अगर रिकॉग्नाइज करना है, स्टेट को तोड़ना है, पर लैंग्वेज को मान लेंगे, पर वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को हम नकारते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आप स्टेट बना रहे हो और वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं बना रहे हो, मतलब लैंग्वेज को मान रहे हो, लैंग्वेज को नहीं मान रहे हो, ऐसा बोल रहे हो आप। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें फैक्ट है, इसमें आप ये देखो, हम आपको 4 सजेशन दे रहे हैं, आप ऐसे करना। क्या करना? पहला तो आपको ऐसे 4 फैक्टर याद रखने कोई भी स्टेट को बनाते तोड़ते समय। क्या? पहला स्टेटमेंट है कि आप अपने जो भी आपके हमारे भारत की जो हमारी यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उस पर खतरा नहीं आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट उसके अलावा होगा ही नहीं। लिंग्विस्टिक और अगर कल्चरल होमोजेनिटी है तो आप कर सकते हो। आज बॉम्बे स्टेट, अभी समय इनके यहां पे बॉम्बे स्टेट है, इस समय पे एग्जिस्ट करता है बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे जो आज एक सिटी है, तो बॉम्बे स्टेट में मराठा हैं, गुजराती हैं, ऐसे करके लोग हैं उसमें। अब ये कह रहे हैं साहब भैया हमारा तो लैंग्वेज अलग, बॉम्बे का अलग और इनका सब, देखो मराठियों का अलग और गुजरातियों का अलग। तो और कह रहे हैं हमारी कल्चरल होमोजेनिटी भी नहीं है, हम खाते हैं मीठी मीठी चीजें, दाल, उसमें जो गुजराती लोग खाते हैं और मराठी खाते हैं बढ़िया बढ़िया तीखा तीखा खाना, दोनों में सेम नहीं है चीजें, अलग अलग करो दोनों को, ठीक है, पॉसिबल है। आगे चलो, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर जितना भी लोगों का होना है इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे आप बांट रहे हो स्टेटों को, तो क्या इससे सहूलियत होगी लोगों को, क्या इससे लोगों का वेलफेयर होगा, ये याद रखना। चौथी चीज, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, याद रखना, प्रशासनिक, वित्तीय और हमारे जितने भी आर्थिक जितने हमारे मामले हैं, क्या अगर उससे फायदा हो तो तोड़ देना, तो कर देना भैया, ठीक है जी, ओके। सजेशन ने बोला कि भैया आप कर सकते हो, लेकिन साथ में एक चीज और करो, जो आपने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी किया हुआ है ना, उसको हटा दो, एबॉलिशन हटा दो, जो 4 क्लासिफिकेशन है उसको हटा दो। इसके अलावा आप ऐसे 16 स्टेट बना लो और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बना लो। अच्छा, सरकार ने कहा लग तो अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा हम चेंज कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। सरकार ने बोला हम एसआरए लेके आते हैं 1956, ठीक है जी, ओके। 53 बना थी ये अब ये जो कमीशन था 53 बना था, 3 साल लग गए ये एक्ट आने में और 7 सीए एक्ट अपना इनेक्ट होने में, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो किया दीज रिकमेंडेशंस बट विद माइनर मॉडिफिकेशंस, ठीक है जी, ओके। क्या क्या? इस एसआरए 1956 की वजह से क्या होता है, एक 7 सीए आता है और ये 7 सीए क्या करता है, पार्ट ए और पार्ट बी का जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म कर दिया गया, और पार्ट सी ऐसे वाले जो हमारे थे बस पार्ट सी में रख लिए गए कुछ कुछ ड्यूटीज को। एंड हमारा भैया पार्ट सी, अब पार्ट डी में क्या, एक यूटी है, उसको उठा के कहीं में डाल दो यूटी के साथ, ठीक है। तो जो पार्ट ए पार्ट बी वाले जो स्टेट्स हैं अगर आसपास है, मर्ज कर दो, इनको एक साथ कर दो, मर्ज विद एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम अदर वर, ऐसे अपने बना दिया कि ये यूटीज है। कैसे बना वो भी देख लेते हैं एक बार। ये है वो मैप एसआरए 1956 के बाद। मतलब कि जो उस समय का आपका पीला पिंक मैप जो दिख रहा था, आज कुछ कुछ इंडिया जैसा स्टेट दिख रहा है कि कैसा कैसा है उस समय। अभी देखो बॉम्बे और गुजरात एक है इस समय पे, उनके लिए उस समय बॉम्बे मतलब एक ही है, बॉम्बे मतलब M+G, ठीक है। अभी ये टूटेंगे अलग अलग। फिर इसके बाद बिहार में, ये इतना बड़ा बिहार है, इस बिहार में से भी झारखंड नहीं निकला है, ठीक है। ये यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस है, इसमें से भी उत्तराखंड नहीं कटा है, ठीक है। अभी इस समय आप पंजाब का तो हाल एकदम ही उल्टा सीधा सा है। पंजाब में क्या है, इसमें पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन ऐसा करके इसका नाम है। इस पंजाब में ही क्या है, हिमाचल भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल उस समय पे इतनी सी यूटी है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये है यूटी, इतनी सी यूटी बनी हुई है। अभी पंजाब अंदर भी है, जो आज हिमाचल जो आज का है उसमें पंजाब की टेरिटरी है, ठीक है, ऐसा था। फिर क्या हुआ, इधर यूटीज बनी हुई हैं जो अभी टिकी हुई हैं कुछ कुछ, इसमें से ये स्टेट बन गया, ठीक है, ये स्टेट बन गया, ये स्टेट बन गया। बाकी जो यूटीज, अभी यूटीज आज की तारीख में आज भी वो भी यूटीज ही है,
चलो अब धीमे धीमे देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे स्टेट टूट टूट के निखर के आए हैं। ये देखो साहब 47 में क्या एकदम चित्रा हुआ सा मैप, एकदम बिखरा बिखरा सा मैप है। आज की तारीख में थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, अब मैप का डिजाइन दिखने लग गया। आप इसमें देखो राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये वाले वो स्टेट्स हैं और ये दोनों यूटीज हैं जो निकल के रेडी थी, जिनका के एरिया चेंज नहीं हुआ है, जो आज भी मैप पे ऐसे ही दिखते हैं। जैसा राजपूताना उस समय था आजाद होते समय, वही वैसा केरला जैसा था उस समय का वैसा वैसा आज ही दिखता है। ठीक है, इतने समय के बाद लार्ज स्केल जो भी हुआ है हमारा, कई सारे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो है खूब चेंज हुआ, कुछ कुछ हुआ। अब लेकिन डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट्स आती रहती है, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ कल्चरल, ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, पैसा। तो आप देखो गुजरात में एक एरिया है जो है वो जो खुद को बोलते हैं हम हैं सौराष्ट्र के लोग, हम क्यों बाकी गुजरात का वजन ढोएं, हमें नहीं चाहिए। ऐसे कुछ कुछ रीजन है जो एमपी और महाराष्ट्र के एरिया है, ये कहते हैं हम एक तरीके से लोग हैं, हम अपने तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ एरिया है जो दक्षिण कन्नड़ है, उत्तर कन्नड़ है, वो कहते हैं हमें भी अलग चाहिए। अगर आप हमारे एस्पायरिंग स्टेट्स का मैप देखोगे ना, एस्पायरिंग स्टेट्स का, तो आप देखोगे बाप रे बाप, इनकी तो अलग ही अलग डिमांड रोज उठती है। तो एस्पायरिंग स्टेट्स हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको गूगल पे मैप मिले तो आप देखना कितना ज्यादा कलरफुल हो जाएगा इंडिया का, सारे के सारे स्टेट्स का एक्सेप्ट कर लिया गया। अब पहला देखो कैसे बनना शुरू हुआ है, जो बनने पहले पहले टूटे थे। तो 57-60 अभी पहला सीजन चल रहा है, ये है सीजन 1 एपिसोड 1। यहाँ पे 1960 हो चुका, नहीं एपिसोड 2 कह लो उसको, एपिसोड 1 तो आंध्रा का हो गया। आंध्रा तो पहले अलग निकल के उसने कहा मैं चला। तो 1960 में पहली बार जो बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे का, उसको तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र गुजरात में दो स्टेट बन गए। तो गुजरात हमारा क्या बना, 15वां स्टेट बन गया। फजल अली ने बोला था कि 16 स्टेट बना दो और 3 यूटीज बना लो, हमने कहा नहीं 14 स्टेट बनाएंगे और कुछ 5-6 अपनी यूटीज बनाएंगे। ठीक है भैया, तो 14 स्टेट के बाद 15वां ये जुड़ गया। ठीक बात हो गई। इधर ये बेचारे दादरा नगर हवेली, हमने देखा ए बेटा ए तुम यहाँ क्यों, तुम अभी तक क्यों बैठे हो, अंग्रेज चले गए, तुम यहाँ कैसे रह गए यहाँ पे। उन्होंने कहा हम छोटे थे, हम बचे रह गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने कहा निकलो यहाँ से, चलो उठो यहाँ से, तुरंत उठो, गए यहाँ से। फिर हमने पोर्टुगीज को भगाया और जो बचा हुआ हमें रीजन मिला, यानी कि क्या, दादरा नगर हवेली, हमने उसको बोला कि बताओ यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। हमने यहाँ के लोगों ने बोला हम इंडिया में हैं और क्या इंडिया में रहेंगे। हमने बोला अभी नहीं, अभी आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यहाँ पे हम आपके यहाँ एक रूलर प्लेस कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, आप ही के लोगों के द्वारा चुन के आया होगा, हम उसको एज अ यूटी मान के चलेंगे। अभी इसको हम यूटी बना रहे हैं, आपको हम स्टेट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, 61 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था एक और ये हमारा था 10th। तो हमने दादरा नगर हवेली को पहले, हमने जो उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेटर था, हमने कहा तुम तैयार हो, रेडी हो, हमने कहा रेडी है। तो हमने कहा आ जाओ, बन जाओ, यूटी बनो हमारे पहले। चलो यूटी बन गई है। अब यूटी जब बने उसके बाद गोवा की बात आ रही है, तो वहां पोर्टुगीज तो वहां भी थे। पोर्टुगीज ने कहा भाई साहब गोवा में रहे क्या, गोवा में जा सकते हैं, गोवा में आ सकते हैं। हमने कहा गोवा से भी निकलो, सीधे गए बाहर यहां से। तो गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, अभी ये 3 यूटी हैं एट प्रेजेंट। उस समय पे जब 1961 में, आज तो गोवा स्टेट है ठीक है, पर उस समय तीनों यूटी हैं हमारे, जब मिले थे हमें। अब क्या हुआ, इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम हमारे पोर्टुगीज से बाय द पुलिस एक्शन। हमने कहा पुलिस एक्शन यहां लिख रहे हैं प्यार से, पर जब पुलिस एक्शन जब होगा ना उस समय पे, वो तुम झेल नहीं पाओगे। सोच लो, अभी निकल जाओ शांति से। ये कह रहे हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई करें तो पीटे जाओगे, तो पीटे गए। चलो, दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय द 12th सीएए। ठीक है जी, 87 में जाके, आज से और करो 26 साल आगे, तब जाके गोवा को बोला गया स्टेटहुड। अभी नहीं हो तुम स्टेट, अभी तुम पहले हमारे एक्वायर्ड टेरिटरी हो, यूटी हो। तो अभी क्या हुआ, दमन एंड दीव वाज मेड ए सेपरेट यूटी। जब गोवा को हमने स्टेट बना दिया, हमने कहा दमन एंड दीव तू भी भैया एक सेपरेट यूटी बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाओ, आराम से रहो। अब हम आगे चले, हमने कहा अभी जो ये जब पोर्टुगीज रहे, जब पोर्टुगीज भग गए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे, तुम अपना सामान उठाओ, बोरी बिस्तर, सीधे निकलो यहाँ से, चलो गए। अब सारे के सारे फॉरेन जितने भी रूलर्स हैं, एक दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, जो पुडुचेरी है वो साउथ इंडिया में 4 जगह पे है, माहे पे है, कराईकल पे है, पुडुचेरी खुद है और यानम है। ये ऐसे 4 एरिया को मिला के हम कहते हैं ये है हमारा पौंडीचेरी, ये है हमारा पुडुचेरी। अच्छा, फ्रेंच हैंडेड ओवर दीज टेरिटरीज टू इंडिया इन 1951। हाथ जोड़ के उन्होंने कहा मालिक ये और रह गई थी, ये भी ले जाओ, ये भी ये और बची रह गई, हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय, ये निकल के अपने चले गए। अब जब ये हमको दे के गए प्यार मोहब्बत से, बोल के इंडिया आई लव यू, तब हमने कहा ठीक है ये हो गई हमारी एक्वायर्ड टेरिटरी। अब हम इसको 1962 तक व्हेन इट वाज मेड हमारी फुल यूटी, हमने बोला इतने समय से 62 से हम भैया हम इसको पहले एक्वायर्ड टेरिटरी बोलते हैं, हम बाद में इसको यूटी बोलेंगे। ठीक है जी, ओके, ये बात इजी है समझना, क्योंकि भैया ठीक बात है, हम पहले एक्वायर करते हैं, हम एक्वेशन को पहले समझते हैं भाई इसमें कहानी क्या है, कितना बड़ा है ये स्टेट, फिर हम उसको यूटी बोल लो या स्टेट बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो एक्वायर करने के बाद थोड़ी देर पहले उसको देखो, समझो, वहां का हाल सिस्टम बनाओ प्रॉपर, तब जाके उसको बाद में स्टेट या यूटी अपना उसका डेफिनेशन दे दो, पकड़ा दो।
इधर चलो ईस्ट में, ईस्ट में बवाल शुरू। ईस्ट में बवाल ये है कि इतना बड़ा आसाम क्यों है, आसाम में ही सब कुछ लोग हैं, आसाम के अलावा कोई तुम्हें स्टेट नहीं दिखता है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब, नागालैंड ये वाले, मेघालय, हम क्या कुछ नहीं है। तो 63 में लड़ाई शुरू। 63 में हमारे यहाँ पे जो जितना आसाम में उस समय कई सारे स्टेट आते थे, तो आसाम में नेफा रीजन भी था। अब हमारा 16वां स्टेट बना था। ये कैसे बना, लेकिन वहां पे नागाज की हॉस्टाइल डिमांड्स थी। नागाज एकदम खड़े हो गए लड़ाई पे कि मर के मानेंगे, नहीं तो जाएंगे यहां से। तो अब इन्होंने कहा हमें अपना चाहिए नागालैंड, सेपरेट नागालैंड हमें लाके दो, हम इंडिया में ही नहीं रखेंगे। हमने कहा इंडिया में नहीं रहूं मतलब कहा जाओगे, इंडिया में रहना है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया में रहना है और तुम क्या स्टेट चाहिए ना, ले लो स्टेट ले लो। तो स्टेट ऑफ नागालैंड को बोल दिया गया कि तुम स्टेट हो, आज से तुम आसाम से निकल के आ गए हो। अब हाउएवर नागालैंड को अपना स्टेट देने से पहले हमने बोला था कि पहले इसको गवर्नर ऑफ आसाम के अंडर रखेंगे, अभी नहीं, एकदम नहीं। कल को तुम खड़े होकर चिल्लाने लग जाओ ये एकदम स्टेट बनते ही कि अब तो हम चले टाटा म्यांमार के साथ जा रहे हैं, चाइना के साथ जा रहे हैं, नहीं हो सकता। हमने बोला बिफोर गिविंग यू द स्टेटस ऑफ हमारा 16वां स्टेट, हम आपको पहले प्लेस कर रहे हैं अंडर द गवर्नर ऑफ आसाम। अभी आप आसाम के टेरिटरी ही थे प्रॉपर, अभी आप आसाम स्टेट के अंदर ही थे, जो आसाम हमारा ब्रिटिश प्रोविंस था। तो अब ब्रिटिश प्रोविंस के आप आसाम के अब एक गवर्नर के अंडर आ रहे हो, बस ठीक है। थोड़ा सेपरेट आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो रही है, पर ये नहीं कल को चल एकदम बोल दो कि भैया हम तो सलाम नमस्ते बोल के जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। इधर यहाँ हमारे नॉर्थ में अभी सीजन चल रहा है, अभी हम आ गए सीजन 3 पे, सीजन 4 पे। तो अब आप देखो हरियाणा में ये हमारे पंजाब में लड़ाई शुरू। क्या लड़ाई शुरू, पंजाब के लोग कह रहे हैं ओ भैया हमारा साडा पंजाब, हमें पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले हमें लोग चाहिए। यहां पे 66 में बोलना शुरू हुआ, द स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेटेड टू क्रिएट हरियाणा भी, जो हमारा 17वां स्टेट बन गया, और यूटी ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ सिटी बढ़िया, चंडीगढ़ सिटी बनाई थी किसने, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाई। अब इन्होंने कहा हम आपका स्टेट हमें क्या चाहिए, क्या आपने। तो अकाली दल के उस समय नेता थे जो हमारे मास्टर तारा सिंह जी, उन्होंने शुरू कर दी लड़ाई। उन्होंने कहा सिख होमलैंड, हमारी पंजाबी सूबा हमारा कहां है, कितने गया। तो इन्होंने कहा हमें चाहिए हमारा सिख होमलैंड, हमारा सरदारों का, हमारा सिख्स का, हमारा पंजाबियों का एक प्रॉपर हमारी जगह प्रॉपर होगी, उसमें कोई हरियाणा का नीचे जाट गुर्जर ये वाला हमें आर्गुमेंट नहीं चाहिए, हम अपना रखेंगे। ठीक है भैया, कैसे चाहिए होगा। तो पहले बनाया शाह कमीशन, कि शाह कमीशन एक शाह जी को भेजा। तो इनको बोला कि सर समझो जाके क्या है इनकी आस, क्या आप कहां तक करें, क्या क्या कर लें, कैसे जीत लें। तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो था, हमने कहा सेपरेट स्टेट चाहिए, हमने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है ले लो। अब इन्होंने कहा जो बचा नीचे का हिंदी स्पीकिंग एरिया है, हमने बोला तुम आ जाओ भैया, तुम कहां जा रहे हो, तुम स्टेट ऑफ हरियाणा बन जाओ, तुम हरियाणवी लोग हो, ठीक है। एंड द हिल एरियाज वर मर्ज विद एडजॉइनिंग एरियाज, जो हमारा हिमाचल का एरियाज है। मैप समझो, मैप में जो आपको पीला पोर्शन दिख रहा है ये आज का पंजाब है, ठीक है। जो हरा पोर्शन दिख रहा है ये आज का हरियाणा है। अब लेकिन जो आपको ब्लू वाला रीजन दिख रहा है हिमाचल, इसमें ये आज का हिमाचल है। लेकिन उस समय के हिमाचल में जो नॉर्थ हिमाचल है, ये वाला रीजन, ये भी पहले पंजाब बनता था, ठीक है। ये पंजाब प्लस नॉर्थ हिमाचल वाज कॉल्ड पंजाब उस समय के हिसाब से। हमने कहा इसको जो हिली रीजन है ये वाला, हमने कहा ये जो हिली रीजन है, जो पंजाब का उस समय का पार्ट होता था, इसको हिमाचल को दे दो पूरे को, ये ज्यादा बेस्ट है। तो हाँ कि ये हो सकता है, चलो कर लो, ठीक है। तो पंजाब हमारा निखर के आ गया बाहर, और पंजाब हमारा इतना सा रह गया फिर बन के, ठीक है। जो इतना पोर्शन जो उसमें हिमाचल में घुस रहा था, हिमाचल ने कहा ये मेरा पोर्शन है, अब तुम निकलो यहाँ से। चलो पंजाब तुमने बस लेके लिए ना, 6 सूबा ले लिया तुमने, अपना जाओ यहाँ से। अब 71 में द यूटी ऑफ हिमाचल, जो उस समय तक यूटी चल रही थी ब्लू, हमने बोला लाओ तुम्हारा क्या मन है। उन्होंने कहा स्टेट, हमें स्टेटस बनना है, क्या बनेंगे स्टेट, कि ठीक है भैया तुम भी स्टेट बन जाओ। अब ये हमारा बन गया 18वां स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ऐसे बन रहा है हमारी कहानी, ऐसे बन गए। अभी चलो पीछे फिर से ईस्ट में, ये सीजन 4 पे हमारा आ गए। अभी जब नागालैंड बन गया, मणिपुर बोला अरे भैया यही तो मौका है, त्रिपुरा बोला ये भी मौका है, मेघालय बोला मैं कब बोलूं, मेरा कौन सुनेगा। तो 72 में पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हमने फिर से अंडरवेंट, एक बार फिर से मेजर चेंज में लेके गए उसको। क्या हुआ, जो 2 यूटीज थी मणिपुर और त्रिपुरा की, और जो सब स्टेट था, मतलब आसाम के अंडर था लेकिन उसको सब स्टेट कहते थे ऑफ मेघालय, हमने बोला तीनों को क्या है स्टेट चाहिए, हाँ दे दो स्टेट दे दो, खुश करो इनको। एंड द 2 यूटीज जो थी मिजोरम की और अरुणाचल की, जो उस समय अरुणाचल को हम नेफा बोलते थे, इस नेफा को भी बोला कि तुम्हारा क्या मन है, बोला हमें भी स्टेट बना दो जब बना ही रहे हो। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम भी बन जाओ। हमारे ऐसे करके यूटीज ऑफ मिजोरम अरुणाचल वर आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ ये सारे के सारे आसाम में से निकल के आ गए, ठीक है जी। विद दिस जो हमारे स्टेट बन के आ गए वो कितने हो गए, इंक्रीज टू 21, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां, वापस से इजी हो गया गेम। अब काफी कुछ हमें क्लियर दिख रहा है। अब हम लेटेस्ट आ गए जहां पे हमें सिक्किम चाहिए, तेलंगाना चाहिए। अच्छा चलो सिक्किम आ गया हमारा सीजन 5। अभी सिक्किम में आर्ग्यूमेंट शुरू। सिक्किम क्या था हमारा, एक प्रोटेक्टोरेट था,
प्रोटेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि हम इंडिया इंडिया तुम्हारी करेगा क्या हिफाजत। इंडिया तुम्हारा प्रोटेक्टोरेट है, इंडिया तुम्हारा बड़ा भाई है। अब आजादी से पहले तक सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था जिसमें कि चोग्याल लोग राजा थे। चोग्याल, सिक्किम के लड़कों ने कहा, सिक्किम की यंग जनता ने कि ओए चोग्याल हमें नहीं चाहिए, चोग्याल हो गया हमें नहीं चाहिए राजा वाजा, हमें पॉलिटिकल, हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए। ठीक है भैया, सिक्किम को बोल दिया गया कि क्या है तुम्हारा मन क्या कहता है। सिक्किम ने कहा हम स्टेट बना दो हमें, और क्या। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम हम ले रहे हैं, ठीक है, तुमको हम संभालेंगे, कोई बात नहीं, तुम हमारे प्यारे भाई हो। अच्छा ठीक है, सिक्किम ने कहा कि मैं प्यारा भाई हूं तो मुझे बढ़िया चीजें दो, ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया पूरा चाहिए हमें। तो इस समय इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने कहा क्या है तुम्हें, क्या मांग क्या है कि स्टेट, हमें स्टेट बनाओ यार। तो इन्होंने कहा ठीक है, अच्छा बना रहे हैं, रुक जाओ। तो 35वां अमेंडमेंट आया, ठीक है, इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट। यहां पे इस अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड, नया ही क्लास बना दिया, जिसको हमने बोला एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। सिक्किम हमारा एसोसिएट स्टेट बन गया। हमने कहा इतनी मोहब्बत से अगर आ ही रहे हो, हमें डर लग रहा है कल को तुम चाइना के साथ जुड़ गए तो, कल को तुम नेपाल के साथ जुड़ गए तो। हमने कहा तुम इतने बेटा अगर हमारे दोस्त बन रहे हो, रुक जाओ अभी, रुक जाओ देखते हैं। लोगों ने कहा वहां पे भैया हमें स्टेट चाहिए, हमें प्रॉपर स्टेट बना दो अपना। लोग नहीं माने, लोगों ने कहा हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, चोग्यालों को मारेंगे हम। तो वहां पे फिर हुआ रेफरेंडम। रेफरेंडम हुआ 1975 में कि क्या मन, जनता का मन क्या कहता है। दे वोटेड फॉर एबॉलिशन ऑफ द, जो चोग्याल है उनको भगाओ पहले तो, और सिक्किम को बनाओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम की जनता कह रही है हम पूरे इंडिया है, हम पूरे इंडियन है, हमें कहीं नहीं जाना किसी और के संग। ठीक है भैया, 36वां अमेंडमेंट ले आए, 36वां अमेंडमेंट बनाया गया, इंडियन यूनियन का 22वां स्टेट बन गया ये सिक्किम। फुल फ्लेजेड स्टेट हमारा सिक्किम आज की तारीख में खड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी चले हम सीजन 6 की तरफ। अभी सीजन 5 चल रहा है। सीजन 5 में आगे हमने देखा, ये सीजन 6 में आगे देखा अरुणाचल, मिजोरम और गोवा, जो अभी इस समय तक ये यूटी बने खेल रहे थे। इन्होंने कहा अभी यूटी कब तक, हमको यूटी रहे, हमें स्टेट बनाओ अपना, हमें अपनी विधानसभा चाहिए, हमें अपनी लैंड, पुलिस, ऑर्डर सब कुछ हमारा चाहिए हमें। तो ठीक है भैया, ले लो तुम भी। 87 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा केम इनटू एज द न्यूएस्ट स्टेट। ये हमारे 23, 24, 25 में हमारे स्टेट बन गए। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश हैड आल्सो बीन अ यूटी फ्रॉम 1972। तो आसाम से निकल के तैयार बैठा था ये तो, बस कि हमें जो कहना हमसे कहो, बस जो करवाना करो। इधर यहां पे यूटी ऑफ मिजोरम was conferred the status of full-fledged state as a sequel to the signing of memorandum, जो हुआ था मीजो पीस अकॉर्ड के द्वारा। मीजो लोग खड़े हो गए कि ए तुम सिक्किम को दे रहे हो, नागालैंड को दे रहे हो, हमें नहीं दोगे, मेघालय को दे दिया तुमने यार, तो हमें भी चाहिए। अच्छा भैया दे देंगे, रुक जाओ, ऐसे गुस्सा मत हो। 86 की बात है ये, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मीजो नेशनल फ्रंट, जो इनकी पार्टी है यहाँ की स्टूडेंट्स की, और कई समय से जो लड़ाइयां चल रही थी, 2 डेकेड पुरानी, 20 साल 25 साल की इंसर्जेंसी हो रही थी, हमने उसको फाइनली स्टॉप कर दिया। गोवा ने कहा जब तुम्हारा मन करे हमारी बारे में सुन लेता, हमें सोच लेना हमारे बारे में थोड़ा बहुत। तो गोवा ने कहा अब हमारी बात कर लो भैया। गोवा वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, जो इसको दमन एंड दीव अलग करके गोवा से अलग कर दिया गया। ऐसे हुआ, तब जाके हमारा गोवा पैदा हुआ। ठीक, गोवा एज अ स्टेट पैदा हुआ। गोवा उस समय था, यूटी था, लेकिन सेंटर का था। अब चलो थोड़ा सा लेटेस्ट आ गए, सीजन 7 पे आ गए। सीजन 7 पे हमारा उत्तराखंड, जो हमारा उत्तरांचल है, हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारे ये दोनों स्टेट हमारे निकल के खड़े हो गए। कैसे कैसे? एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तराखंड, ये 3 हमारे स्टेट हमारे रेडी होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या बन गए हमारे 26, 27 और 28वें स्टेट बन गए। शांति से बन गए, इन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जैसा मन किया इतने समय से कह रहे थे, आपसे मांग कर रहे थे, मांग कर लिए। ये तेलंगाना। सीजन 8 में हमारे पास हमने देखा आंध्र जो ऑलरेडी बना बैठा था, जो खुद आंध्र प्रदेश एक्ट से जो अपने रेडी हुआ था, उस स्टेट में से आवाजें आई कि आंध्र से हमें भी अलग करो। किसको? तुम दोनों तेलुगु बोलते हो कि नहीं हम हैदराबाद वाले अलग है। अच्छा ठीक है भैया, तो तेलुगु लोगों का तेलंगाना, एक और स्टेट निकल के आ गया। 2014 में न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना केम टू एक्जिस्टेंस। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश, जो हमारा आंध्र प्रदेश बाय व्हाट? आंध्र प्रदेश एपी एक्ट, इसमें से। ठीक है, निकल के आ गया। अब याद करो, ये एसआरए था 1956, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मर्ज किया था, जो हैदराबाद में रहते थे, विद द आंध्र स्टेट, टू क्रिएट द पूरा एनलार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश में से निकल के भाग रहे हैं कौन? हैदराबाद वाले। ये कह रहे हैं हमें हमारा पूरा हैदराबाद के आसपास का रीजन हमें निकाल के अलग से दे दो। अच्छा ठीक है भैया, इनकी डिमांड। आंध्र प्रदेश जो हमारा यूनाइटेशन एक्ट था 2014, हमने इसके तहत क्या बना दिया? आंध्र को तोड़ दिया। अब आंध्र के पास कुल ये आंध्र बचा है, ये। ठीक है, ये बचा है इनका रीजन। अब ये इसी में खिलते रहते हैं अपने आपस में। तो इसमें यहाँ जगन जी की सरकार है, यहाँ पे कभी नायडू जी की सरकार है, कोई किसी पे लांछन, कोई किसी पे आरोप, कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है अपना आपस में। ठीक है, अब टीडीपी पार्टी अलग हो गई, बीआरएस पार्टी अलग हो गई, टीआरएस पार्टी अलग हो गई। ये चलो सीजन 9, यहां पे आ गए जम्मू कश्मीर। 2019 तक जम्मू कश्मीर क्या था हमारा? एक
स्पेशल स्टेटस था उसके पास, इनका अपना संविधान, इनका अपना रूल रेगुलेशन सब कुछ, ये एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास था संविधान में, हमारे संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 को की वजह से इस जम्मू कश्मीर को पूरे को कुछ स्पेशल अपने अपना अपना स्टेटस एंजॉय करते थे। ठीक है जी, 2019 में क्या हुआ, राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डर साइन किया जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली। इससे क्या हुआ, इस ऑर्डर ने 370 को एब्रोगेट कर दिया। द ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज, जो तब आया था जब हमने जीता था जम्मू कश्मीर आराम से प्यार से। ठीक है, अब संविधान ऑर्डर 1954 को इन्होंने सुपरसीड कर दिया इस नए ऑर्डर ने। ठीक है, ऑर्डर दोनों के दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर, एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर। उस समय नेहरू जी ने किया था, इस समय मोदी जी ने किया। ठीक है, दोनों प्राइम मिनिस्टर अपने अपने समय के। अब ये हमने बोला गया, जब ये आ गया एक बार ऑर्डर, इस ऑर्डर के बाद ये 370 हट गया। ठीक है, फिर हम एक एक्ट लेके आए। एक्ट क्या है, J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 19, ये हमारा 2019 उसी समय आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को दो यूटीज में, एक यूटी इधर जम्मू कश्मीर की, एक यूटी इधर। इसकी यूटी के बाद विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इधर नहीं है, बस साफ बात। ठीक है, अब दैट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स, हमारे यूटीज हमारे 14 एंड 6 से बढ़ के हमारे आज के ये हमारे कितने हो गए, 28 एंड 9। बस बात खत्म हो गई हमारी। ये है हमारा आज का स्टेटस करंट। ठीक है जी, अब बना हमारा डेवलपमेंट बोर्ड्स। ये बात आप जान लो, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हमने अपने सोचे हुए हैं कि ये रीजन हमारे इंपॉर्टेंट है। क्या है इन रीजन्स में ऐसा खास, आप देखो इधर गारो हिल्स एडीसी, जयंतिया हिल्स एडीसी, खासी हिल्स एडीसी, मतलब कि ये हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, ये कुछ कल्चरली हमारे जिसे कहते हैं कल्चरली सेंसिटिव एरियाज हैं, या कल्चरली या इकोलॉजिकली या किसी भी हाल में ऐसी, ये यहाँ पे देखो ट्राइबल एरियाज हैं या हमारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। तो हम इन रीजन्स को बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा संविधान एज इट इज नहीं लगता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो आपको रीजन दिख रहा है, छोटे 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 छोटे, इन रीजन में पूरा का पूरा संविधान, पार्लियामेंट के सारे पूरे लॉज एक बार में नहीं लगते हैं। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाना होता है, मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जब मॉडिफाई कर रहे हो दैट मीन संविधान का कुछ पोर्शन लगेगा, कुछ पोर्शन नहीं लगेगा, ऐसे करके होगा। अब ये हमारे कुछ रीजन है, नॉर्थ का 4 हिल्स है, एडीसी है, कार्बी आंगलोंग है, बोडोलैंड है, लद्दाख हिल एरिया है, इसके अलावा हमारा गोरखालैंड टेरिटोरियल है, हमारा चाकमा, लाई, मारा, त्रिपुरा, ऐसे करके हमारे कुछ रीजन हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रीजन को हम संभाल के रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा है हमारा यूटीज। अब यूटीज जब खत्म हुआ, हम पढ़ेंगे अगला जहां पे आएगा सिटीजनशिप, जहां हम पढ़ेंगे इस यूनियन में जितने लोग रहते हैं, यूनियन के अंदर जो लोग सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स के पास क्या है, अपनी सिटीजनशिप है, अपनी शिप है। ठीक है, ऐसे मान लो सिटीजनशिप है, तो वो सिटीजनशिप उनको कैसे मिली है वो देखना है हमें। ठीक है, जब वो आएगा समय तब उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।